नमस्कार, क्लोजिंग कॉल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे और मेरे साथ मेरे सहयोगी शरद दुबे भी जुड़े हैं। थोड़ी देर में अभिषेक भी हमारे साथ होंगे। सुस्त है आज का बाजार, बड़ा ही फ्लैट कामकाज संभलने की कोशिश, 25,500 के लेवल्स को टिकाए रखने की जद्दोजहद में निफ्टी। क्या ये कोशिश में कामयाबी हासिल होगी? क्या यहाँ से और ज्यादा तेजी बढ़ेगी या नहीं? इन तमाम चीजों पर आज हम रखेंगे नजर। और क्लोजिंग कॉल में काफी कुछ है आपके लिए। एक्सपर्ट्स होंगे हमारे साथ जो टेक्निकल और फंडामेंटल नजरिया अपना देंगे, और उसी के साथ साथ बाजार की चहल पहल पर भी लगातार बातचीत होगी, और ग्लोब के फ्रंट पर भी जो अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं वो तो आपके सामने हम रख ही रहे हैं। लेकिन चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, और ये शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। सीमित दायरे में सुस्त बाजार, निफ्टी 25,500 के पास सपाट। निफ्टी बैंक नीचे से 200 अंक संभलकर 57,250 के पास सपाट। ग्लोबल बाजारों से अच्छे संकेत, डाउ फ्यूचर्स 25 अंक ऊपर, नैस्डैक फ्यूचर्स सपाट। यूरोपियाई बाजारों की तेजी के साथ शुरुआत। मेटल शेयरों में कमजोरी बढ़ी, टाटा स्टील और हिंडाल्को 2 से 2.5% लुढ़क कर निफ्टी के टॉप लूजर्स। वहीं हिंद कॉपर और वेदांता एफएनओ में सबसे ज्यादा लुढ़के। जेएसडब्ल्यू स्टील और हिंदुस्तान जिंक भी फिसले। आईटी शेयरों में बिकवाली, एचसीएल टेक और टेक महिंद्रा 1.5 से 2% गिरकर निफ्टी के टॉप लूजर्स में विप्रो, टीसीएस और इंफोसिस भी शामिल। रियल्टी में 3 दिनों की तेजी पर लगा ब्रेक, फीनिक्स, ब्रिगेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज में 2 से 3.5% की कमजोरी। वहीं सोभा लिमिटेड और डीएलएफ में भी गिरावट। खपत वाले शेयर में मजबूती कायम, इमामी, वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल में 1 से 4.5% तक की तेजी, तो डाबर और ब्रिटानिया में भी मजबूती। फार्मा सेक्टर पर ट्रंप की धमकी का असर नहीं। नैटको, लॉरस लैब और बायोकॉन में 1.5 से 4% की तेजी। वहीं टोरेंट फार्मा और सिप्ला भी 0.5% ऊपर। ग्लोबल चुनौतियों के बावजूद जून में रिकॉर्ड ऊंचाई पर एसआईपी इनफ्लो, पहली बार 27,000 करोड़ रुपए के पार। म्यूचुअल फंड्स के एयूएम 70 लाख करोड़ के करीब पहुंचा। म्यूचुअल फंड्स के नेट इनफ्लो में 68% का उछाल। 2 नए एसएमई आईपीओ, स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 to 97 रुपीस। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और आज से 11 जुलाई तक के लिए खुला एस्टन फार्मा का एसएमई आईपीओ, तपन दोषी ने दी अवॉइड की सलाह। नमस्कार, स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मानसी दवे और शरद दुबे। बाजार लगातार 8वें दिन एक रेंज में है, और रेंज बहुत ही सीमित है। चाहे हम निफ्टी की बात करें या फिर निफ्टी बैंक की, एक टाइट रेंज में कारोबार हो रहा है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है, जहां पर खबरें हैं वहां पर एक्शन हम देख रहे हैं, लेकिन मूड माहौल बहुत ही हम देख रहे हैं कि सुस्ती काई है इंडेक्स के लेवल पर। कम से कम ट्रंप ने फार्मा को लेकर टैरिफ की धमकी दी 200% की, बाजार ने उसको पूरी तरह से खारिज किया। और हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में भी ट्रंप के टैरिफ का या फिर उनके किसी धमकी का कोई खास असर देखने को मिल नहीं रहा है। आप देखेंगे कि यूरोप में शुरुआत अच्छी हुई है और एशिया में भी आज कोई ऐसी निराशा का माहौल था नहीं। सवाल यह है कि बाजार में आपको करना क्या है। आगे भारत और अमेरिका की ट्रेड डील पर नजर है, और कल आ जाएंगे टीसीएस के नतीजे। आगे शो में हम ये बताएंगे आपको कि टीसीएस के नतीजों को लेकर अनुमान क्या है, और अपने एक्सपर्ट्स से व्यू भी जानेंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि शो में अगले 1.5 घंटे तक करने क्या वाला है। एक्शन पैक्ड होगा, इसकी पूरी की पूरी गारंटी है। थोड़ी देर में आपको बताएंगे कि बाजार में आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, वायदा बाजार से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। 2:05 पर क्लोजिंग ट्रेड्स होंगे 2:10 पर। अपने एक्सपर्ट से जानेंगे उनके पसंद के ट्रेड के शेयर। ऑप्शंस के चैंपियन 2:40 पर, और 3 बजे लेकर आएंगे मार्केट का पूरा लेखा जोखा 3 बजे तक का मार्केट एट 3 के जरिए।
3:10 पर BTST और STBT के सौदे होंगे और इवेंट्स टू वॉच हम लेकर आएंगे 3:20 पर। तो पूरा का पूरा शो अगले 1.5 घंटे तक पूरा एक्शन पैक्ड है, आप कहीं जाएगा नहीं। लेकिन चलिए फटाफट देख लेते हैं कि बाजार की इस वक्त की जो मेजर हाइलाइट्स हैं वो क्या कह रही हैं, लेकर आएंगे बड़ी बातें। तो बाजार में सुस्ती है, निफ्टी की जो रेंज है वो हार्डली 75 अंकों के आसपास की है। निफ्टी 25,550 के आसपास हम सपाट कारोबार होते हुए देख रहे हैं और सुबह ही इसका अंदाजा लग गया था। मतलब इसमें नो ब्रेनर है, बाजार एक रेंज में है और पिछले 8 सत्र से कल हमने देखा था कि लास्ट आवर के ट्रेड में अच्छा एक्शन बना था, लेकिन आज फिर से वही कहानी बाजार में देखने को मिल रही है। निफ्टी बैंक लोअर लेवल से करीब 200 अंकों के आसपास की रिकवरी आई जरूर है, लेकिन इस वक्त आपको सपाट कारोबार वहां पर भी दिखेगा। 22 अंकों की हल्की सी गिरावट है, 57,000 के सपोर्ट को आज निफ्टी ने डिफेंड किया है। मेटल की चमक थोड़ी सी फीकी है क्योंकि कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाने का डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है और उसके चलते हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान कॉपर है या फिर वेदांता है, करीब करीब वहां पर 4% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, हिंडाल्को ये भी 2% नीचे कारोबार करते हुए आपको दिखेंगे। आईटी के नतीजों से पहले थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच हम देख रहे हैं कि ट्रेडर्स अपना रहे हैं, तो आईटी और रियल एस्टेट पर हम देख रहे हैं कि दबाव है। ब्रिगेड का शेयर 4% टूटा है और आईटी में भी हम देख रहे हैं कि चौतरफा थोड़ी गिरावट पर ही कारोबार होता हुआ आपको दिखेगा। जहां पर बाइंग हो रही है तो आज बाइंग वाले 2 खेमे हैं, एक तो फाइनेंशियल से आप देखेंगे जियो फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस जैसे शेयर, बजाज फाइनेंस ये आपको ऊपर दिखेंगे, और दूसरा हो गया एफएमसीजी, इमामी, डाबर जो रूरल इकोनॉमी से जुड़े जो शेयर हैं। इमामी चला नहीं था, आज हम देख रहे हैं कि अच्छी मूव उसमें है। डाबर का शेयर भी लगातार मोमेंटम दिखा रहा है और एचयूएल के शेयर में भी आज तेजी दिख रही है। तो कंजम्पशन और एनबीएफसी ये 2 खेमा है जहां पर मूव्स दिख रहे हैं। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बाजार में एक्शन कहां पर है अब ये जानेंगे। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ कि इमामी में जो है आप कह सकते हैं कि रूरल का जो है मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, 40 से 50% आता है, आपने थोड़ी देर पहले ही कहा। लेकिन ट्रंप के बारे में अगर कहें बात, तो सुबह में हमने इतना डिस्कशन किया, स्टॉक में ज़्यादा इम्पैक्ट तो आया नहीं, हमको थोड़ा सा बोर लग रहा है, लेकिन कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे शोर हो रहे हैं। शरद, आपने वो कहावत सुनी है, शेर आया शेर आया? हाँ, और शेयर आया ही नहीं। फार्मा में वही हो रहा है। फार्मा में अब देख ही नहीं है, 12-18 महीना में तो हमारे स्टॉक्स ऑलरेडी रीरेट हो सकते हैं। लेकिन शरद की राय में देखिए आपने, काफी बोर हो रहा है, लेकिन स्टॉक्स हैं जो शोर कर रहे हैं। तो मानसी आप बताएं, अब सब कर रहे हैं कि आपके जो बिग बजर्स हैं स्टॉक्स, वहां पे कौन से स्टॉक शोर करे वो बताएं। बिल्कुल शरद, देखिए बिग बजर्स की तो बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनफैक्ट इस पर तो आपने डीप रिसर्च की है। ये जो एम्फी का डेटा है, भले ही ग्लोबल अनिश्चितताएं कितनी भी हो, डोनाल्ड ट्रंप कितनी भी उथल पुथल मचाएं, लेकिन भारतीय बाजार में मार्केट पार्टिसिपेंट्स कितने मैच्योर हो चुके हैं। एसआईपी बहुत बड़ा है, 27,000 करोड़ का इन्फ्लो है। मार्च से इतना उथल पुथल चल रहा है। आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप 2 अप्रैल से शुरू किए थे अपना ज्ञान, उसके बाद जो है चले जा रहा है, उनके एक्शन हो रहा है, उसके बावजूद कोई फर्क नहीं पड़ रहा है भारत के रिटेल शेयर। उसमें ये हो रहा है शरद ना कि रिटेल कह रहा है भाई ठीक है, हमारी समझ काम नहीं आ रही है, जो बड़े फंड मैनेजर हैं वही डिसीजन ले, पैसे हम उनके हवाले कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में। सेफ एंड सिक्योर्ड वे, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर। पैसे कहीं तो पार करने हैं ना। एग्जैक्टली। एफडी में 4% 5% लेके करेंगे क्या? और इसी का सिलसिला, इसी का नतीजा है कि एम्फी का डेटा जो है इतना जबरदस्त आता हुआ, पहली बार 27,000 करोड़ के पार एसआईपी इनफ्लोज जाते हुए। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और 25,500 के पार तो इस वक्त है निफ्टी। स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स कहां पर हैं, वो कौन से स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू शरद जो शोर मचा रहे हैं उनकी बात करते हैं। डाउनसाइड रिएक्शंस भी हैं कुछ स्टॉक्स में, अपसाइड रिएक्शंस भी हैं, और ये रिएक्शंस जो हैं वो क्वार्टरली अपडेट्स के दम पर नजर आ रहे हैं। नतीजों का सीजन शुरू होने वाला है, उससे ठीक पहले अपडेट्स एक एक कर आना शुरू हो चुके हैं। यूनियन बैंक के स्टॉक को देखिए, करीब 4% की गिरावट, इनकी ग्लोबल डिपॉजिट में करीब 5% की कटौती उन्हें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखने को मिली थी। तो आंकड़े ही है जिसका एक इम्पैक्ट है यहाँ पर रिएक्शन के तौर पर देखने को मिला है। फीनिक्स मिल्स पर नोमुरा ने एक डाउनग्रेड की रिपोर्ट जारी की है। हालांकि कल फीनिक्स मिल्स के क्वार्टरली अपडेट्स भी आए थे, तब कुछ ब्रोकरेजेस पॉजिटिव रिपोर्ट्स भी जारी कर रही थी, लेकिन नोमुरा की जो पॉजिटिव नेगेटिव रिपोर्ट आई है, डाउनग्रेड किया है फीनिक्स मिल्स को, उसका नतीजा है करीब 3.5% तक की गिरावट के साथ 1520 के लेवल्स पर ये स्टॉक इस वक्त ट्रेड करता हुआ। डिलीवरी का स्टॉक प्राइस एक बार होना चाहिए फोकस रेडार पर। आज सुबह बाजार खुलने से पहले इस पर बातचीत भी की थी, हमारे ब्रोकरेजेस में भी इसे हमने शामिल किया था।
मोतीलाल ओसवाल की एक रिपोर्ट आई है, अपग्रेड किया डिलीवरी को 420 के लेवल्स पर। इस वक्त अगर आप देखेंगे करीब 3% का इजाफा स्टॉक में देखने को मिला है और नोमुरा की रिपोर्ट में काफी पॉजिटिव रैशनल भी डिलीवरी के लिए बताए गए हैं। वहीं मेटल शेयरों की चमक जो है आज फीकी पड़ती हुई नजर जरूर आई है। ग्लोबल फ्रंट पर जो कुछ हो रहा है उसका इंपैक्ट है वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, हिंदुस्तान जिंक, टाटा स्टील। लेकिन आगे बुलेटिन में हमारे एक्सपर्ट से सवाल पूछेंगे वेदांता जैसे या मेटल में टाटा स्टील जैसे काउंटर्स पर ये जो गिरावट है, इस गिरावट को क्या खरीदारी का मौका समझा जाए या नहीं, इस पर विस्तार से बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन हाँ, लाल निशान के साथ करीब 2.5 से लेकर 4% तक के डाउन ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं। एलगी इक्विपमेंट पर नजर होनी चाहिए। अगेन बाजार खुलने से पहले हमारे खबरों वाले शेयर्स का हिस्सा था। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने करीब 18 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जिसके चलते स्टॉक में हम देख रहे हैं 4% की तेजी पर 555 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाइका पर भी फोकस रखिएगा। 12 लाख शेयरों के बड़े डील्स, बड़े ब्लॉक्स होते हुए नजर आए हैं, जिसके चलते नाइका का स्टॉक जो है करीब 4% की तेजी पर ट्रेंड करता हुआ 12 लाख शेयरों के बड़े सौदे के दम पर। चलिए आगे बढ़ेंगे और मार्केट पर इंडेक्स वाइज आज की रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर फोकस करेंगे। बिल्कुल टाइट रेंज में बाजार, जैसे शुरुआत थी उन्हीं लेवल्स पर निफ्टी इस वक्त भी काम करता हुआ। अब कल ही की तरह क्या तस्वीर वापस रिपीट होगी और लास्ट 45 मिनट्स में बाजार में कोई एक्शन आएगा? नहीं, इस पर तो नजर रखनी होगी। लेकिन एट दिस पॉइंट, एट दिस जंक्चर, अभिषेक 25,500 के लेवल्स निफ्टी पे और बैंक निफ्टी भी हम देख रहे हैं काफी हद तक थकान महसूस करता हुआ। वॉलेटाइल मूव्स तो वहां से भी है। मानसी थोड़ा वोलेटाइल जरूर है लेकिन बाजार कमजोर नहीं है। अगर आप देखेंगे पिछले 5 या 10 दिन में ना, तो बाजार 25,500 पे अब तो आ गया धीरे धीरे। तो छोटी छोटी चाल ही सही, सुस्ती का ही सही, एक रेंज का बाजार ही सही, लेकिन मजबूत है। आप देखिए जो 10 दिन का जो डेली मूविंग एवरेज है वो करीब करीब है 25,400 का और 20 डे का जो ईएमए है वो है 25,250 के आसपास का और उसके ऊपर ही इंडेक्स दोनों के ऊपर। तो कोई मतलब दिक्कत की बात ऐसी नहीं है, बट ये कि हाँ रेंज छोटी है। अब ट्रेडर क्या है कि फंसने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं अगर रेंज छोटी होती है तो। 8वें दिन कंसोलिडेशन हो रहा है। निफ्टी की जो रेंज है करीब 275 अंकों के आसपास की है। निफ्टी बैंक की बात करें तो 250 अंकों की बहुत छोटी रेंज है। ये 56,000 के बेस पर ये 250 पॉइंट की रेंज ये बहुत ही छोटी है। तो बाजार को इंतजार वही है कि टीसीएस के नंबर आ जाए, ट्रेड डील को लेकर अनाउंसमेंट हो जाए, उसके बाद आगे की राह फिर दिखेगी। फार्मा अगर आप देख लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दे दी 200% का, कुछ भी हुआ नहीं। बिल्कुल फार्मा में आज मतलब मोमेंटम का कोई लॉस नहीं है, दरकिनार कर दिया फार्मा पूरी तरह जो से, भी कहा था पूरी तरह से। 52 एक हाई के आसपास है फार्मा इंडेक्स। मतलब थोड़ी सी दूर होगी, 100, 150, 200 पॉइंट यही होगा। अदरवाइज मोमेंटम बड़ा तगड़ा वहां पर है। तो आज हम देखने की फाइनेंशियल्स हो गए और कंजम्पशन हो गए, वहां पर तो बाइंग हो रही है और ग्लोबली भी जो सेटअप है भारतीय बाजारों के लिए वो भी ठीक लग रहा है। बट ये है कि मूव तभी आएगा जब कुछ बड़े ट्रिगर बाजार के लिए आ जाएंगे। टीसीएस के कल नतीजे हैं, देखते हैं कि नतीजे किस तरह के आते हैं। आगे हम बुलेटिन में जानेंगे अपने रिसर्च के सहयोगियों से कि ये नंबर्स किस तरह के आएंगे। तो इंडेक्स के बजाय जो लोग शेयरों पर फोकस कर रहे हैं, पैसे बन रहे हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बाजार में आज हमें देखने को मिल भी रहा है। सपोर्ट की बात करें 25,400 वही सपोर्ट काम करेगा और रेजिस्टेंस की जो रेंज है 25,600 से लेकर 25,700 की है। ये रेंज अगर निफ्टी पार कर जाता है तो फिर आप देखेंगे कि 300 साढ़े 300 पॉइंट की आप 26,000 तक की रैली आराम से निफ्टी में देखेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 25,400 तक मामला फिलहाल आज के लिए प्रोटेक्टेड लग रहा है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमजोरी के संकेत नहीं है, रिवर्सल वगैरह कुछ नहीं हो रहा है और निचले स्तर पर हम देखें कि अगर लोगों को मौका मिल रहा है तो बाइंग कर रहे हैं। वही स्ट्रेटजी बाजार में अपनाना भी चाहिए, उससे पैसे बनेंगे। निफ्टी बैंक की बात करें, डाइवर्जन वहां पर साफ है। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक दोनों विपरीत दिशा में आज के सत्र में चल रहे हैं और 12 में से 6 शेयर तेज हैं, 6 शेयर गिरने वाले हैं और रेंज बहुत सीमित है 250 पॉइंट्स की। तो निफ्टी बैंक को इंट्राडे अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 57,000 पर अब मुझे लगता नहीं कि अगला 1.5 घंटा जो बचा है 57,000 के नीचे जाने के आसार बहुत ही कम लग रहे हैं। 57,400 पर निफ्टी बैंक के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है, ये प्योरली इंट्राडे के लिए है और स्ट्रेंथ है निफ्टी बैंक में, निफ्टी के मुकाबले थोड़ी ज्यादा ही दिखाई है और जो रिकॉर्ड हाई से जो दूरी है वो आधे परसेंट 1% के आसपास की ही दूरी रह गई है निफ्टी बैंक की। तो बाजार में कमजोरी नहीं है, बाजार तेजी का ही है, मोमेंटम अच्छा है, बस ये है कि फ्रेश ट्रिगर्स का इंतजार है। चलिए अपने एक्सपर्ट से समझते हैं कि वो इंडेक्स में क्या ट्रेड देख रहे हैं और स्टॉक स्पेसिफिक आपको कहां पर मौके बनेंगे बाजार में आपके लिए। आदित्य अग्रवाल हमारे साथ हैं investforradio.com के और सीए तपन दोषी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तपन जी, आदित्य जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है टी9 स्वदेश पर। आदित्य, पहली राय आपसे लेंगे, इंडेक्स में बताइए किस तरह से ट्रेड करना है। कोई मूव अगर आपको लग रहा हो तो आप बताइए, क्या बाय ऑन डिप्स करना ठीक रहेगा? 25,400 450 की रेंज मिले तो क्या निफ्टी खरीदे, ये बेहतर स्ट्रेटजी होगी?
गुड आफ्टरनून अभिषेक, गुड आफ्टरनून मानसी, गुड आफ्टरनून सभी को। जैसा सुबह हम चर्चा कर रहे थे, मेरे हिसाब से कि मार्केट में कंसोलिडेशन चल रहा है, कंसोलिडेशन चलना चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है इंडेक्स पे कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तेजी और फिर डाउन साइड हमें देखना पड़ेगा। बहुत छोटे दायरे में चल रहा है। हम विक्स की चर्चा कर ले यहाँ पे, तो विक्स लोअर एंड ऑफ द रेंज के तरफ आके वहाँ पे रुका हुआ है। करीब 11 साढ़े 11 के आसपास विक्स है। तो अभिषेक जी, मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट एक कंफर्टेबल जोन पे है। विक्स भी हमें यही बता रहा है कि मार्केट एक कंफर्टेबल जोन में, कोई पैनिक नहीं है। फ्रेश लॉन्ग एंट्री की अगर मैं बात करूं तो मैं वेट करूंगा कुछ ब्रेकआउट आने का मार्केट में। अगर इंडेक्स स्पेसिफिक अगर हमको ट्रेड करना है तो जैसा कि आपने कहा 25,600 25,700 ये एक रेजिस्टेंस है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं निकालता है मुझे लग रहा है इंडेक्स एक बहुत छोटे रेंज में रहेगा। और ये 200 पॉइंट 250 पॉइंट के रेंज को ट्रेड करना बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही मुश्किल है। तो उससे बेटर है हम इसको इंडेक्स को अवॉइड ही करें, ट्रेड ना करें। और अगर हम बैंक निफ्टी की चर्चा कर ले तो वहां पे भी सिमिलर पैटर्न हमें देखने मिल रहा है। एक बहुत छोटे रेंज के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है बैंक निफ्टी में भी। 57,000 डाउन साइड पे सपोर्ट है, 57,500 ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है। ये 500 पॉइंट में बैंक निफ्टी में ट्रेड हो रहा है। अब मुश्किल है दोनों इंडेक्स को ट्रेड करना। तो मेरी सलाह यही है कि आप अवॉइड करें इंडेक्स को। सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक जो मोमेंटम चल रहा है हम उसी पे फोकस करें और उसी पे ट्रेड करें। ये बिल्कुल स्टॉक स्पेसिफिक जो है नज़रिया रहेगा। लेकिन गुड आफ्टरनून तपन, ये एफएमसीजी स्पेस पे जो आज जो है नज़र जो है आई है, ऑफ कोर्स देखा जाए तो 4 या 5 सेशन से एक स्ट्रेंथ भी आ रहा था इस सेगमेंट में, और जिस तरह अपडेट्स आ रहे हैं उतने भी ख़राब नहीं आ रहे हैं। ऑफ कोर्स जो रूरल रिकवरी की भी बात हो रही है उस पर भी बाजार की नज़र है। यहाँ पे आप बताएं कौन से अच्छे स्टॉक्स जो है आपके नज़र में आ रहा है। आज एचयूएल का ब्रोकिंग अपग्रेड भी आया था, ये बस दर्शकों को मैं बता देता हूँ। लेकिन तपन, एफएमसीजी एज अ पैक आप क्या देख रहे हैं? वैल्यूएशन थोड़े कंसर्न है, लेकिन ज़रा बताएं क्या व्यू रहेगी आपकी। जी शरद जी, देखो एफएमसीजी में तो बहुत सारे पॉजिटिव ट्रिगर है। जैसे हमें पता है कि मॉनसून एक ट्रिगर है और रूरल कंजम्पशन अभी ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, और इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है तो उससे भी एक तरह से फायदा हो रहा है। और आगे जाके देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस काफी नीचे आ गए, इन्फ्लेशन डाउन है। तो ऑफ कोर्स ये क्वार्टर शायद एफएमसीजी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा, काफी अच्छे। और क्वार्टरली अपडेट हमने देखा किस तरह से मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और उन सब के ना अच्छे खासे क्वार्टरली अपडेट आ रहे हैं। तो बता रहे हैं कि यहाँ से अच्छा रहेगा एक दो क्वार्टर, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो काफी टाइम से नो रॉ मटेरियल प्राइसेस की वजह मार्जिन इनके स्क्वीज हुए, तो यहाँ एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है। और यहाँ अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो मुझे यहाँ मैरी को अच्छा लग रहा है, क्वार्टरली अपडेट भी अच्छा था और ना उन्होंने काफी हद तक अपना मार्जिन भी काफी इंप्रूव करा है। इंटरनेशनल लेवल पे भी उनका जो बिजनेस है उसमें बहुत अच्छी खासी तेजी मैंने देखी है, क्वार्टरली अपडेट में देखा है। तो मुझे लगता है एक मैरी को एक स्टॉक होगा जो आप देख सकते हो। और दूसरा कोलतेज कंज्यूमर, उसके भी क्वार्टरली अपडेट बहुत अच्छे थे, उन्होंने भी काफी काम किया अपने प्रोडक्ट पे और आप देखिए उनके भी मार्जिन में एक्सपांशन आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ये 2-3 क्वार्टर एफएमसीजी के लिए अच्छे होंगे, तो ये दो स्टॉक्स आप नजर में रख सकते हो। ये बिल्कुल तपन, गोदरेज कंज्यूमर पे जो है ऑफकोर्स राय रहेगी। कल भी स्टॉक में जो एक अच्छी तेज़ी देखने मिली थी, जिस तरह जो क्वार्टरली अपडेट्स आए थे वहाँ पे जो है ऑफकोर्स स्ट्रेंथ बना था। लेकिन ऑफकोर्स आदित्य, आप ज़रा बताएं एफएमसीजी में कहीं पे टेक्निकल कॉल्स कुछ हैं? बिल्कुल शायद, इनफैक्ट ये स्पेस मुझे लग रहा है सेक्टर रोटेशन हो रहा है यहाँ पे, और सेक्टर रोटेशन में थोड़ा सा ओवरवेट हम इसको दे सकते हैं फिलहाल कुछ हफ्तों के लिए। 3 स्टॉक्स इसमें, दो जो मैं कंटिन्यू करूंगा, वो है आपका टाटा गोदरेज का, सॉरी, कंज्यूमर। ये अच्छा लग रहा है, डेफिनेटली एक फ्रेश ब्रेकआउट है यहाँ पे गोदरेज कंज्यूमर में। और मैरिको, तो गोदरेज कंज्यूमर की अगर हम चर्चा कर लें यहाँ पे, तो ऊपर साइड में मुझे लग रहा है यहाँ पे 1400 से लेके 1450 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। नीचे 1250 का अच्छा सपोर्ट है। 2-3 दिन वॉल्यूम एक्शन बहुत स्ट्रांग रहा है यहाँ पे, तो इससे समझ में आ रहा है कि शायद ये मूव कंटिन्यू होना चाहिए। मैरी को कंटिन्यूअसली एक हायर हाई हायर लो बनाते आ रहा है और ये एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए रेडी है। अगर 750 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक बार 780 से लेके 800 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। पूरे एफएमसीजी खेमे में ये सबसे बेस्ट स्टॉक लग रहा है मुझे फिलहाल मैरिको। तो मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर और उसके अलावा इमामी लिमिटेड में हम आज देख रहे हैं कि बहुत उम्दा वॉल्यूम्स पे स्टॉक 5.5% ऊपर है। मुझे लग रहा है ये एक बार अपने 200 डीएमए को अगर निकाल के उसके ऊपर सस्टेन करता है, 615 का जो लेवल है उसके ऊपर सस्टेन करे, तो ये डेफिनेटली यहाँ से मुझे लग रहा है एक बार 700 के लेवल्स को टेस्ट कर सकता है। तो इमामी लिमिटेड में 700 का टारगेट यहाँ पे निकल कर आता है, उस पर खरीदारी कर सकते हैं। नीचे सपोर्ट यहाँ पे 590 का रहेगा। 90 का सपोर्ट मेंटेन करते हुए इमामी में खरीदारी के मौके। एफएमसीजी पॉकेट जो है अच्छा एक्शन दिखा रहा है, यहाँ से तेजी के पूरे आसार आगे भी नजर आते हैं। लेकिन ये तो हुई एफएमसीजी स्पेस की बात। बिग शो इनफैक्ट
इनफैक्ट बिग सेक्टर भी कह सकते हैं आज के लिए। इमामी लिमिटेड में जो धुआंधार तेजी है, तेजी बरकरार रहेगी, 5.5% की तेजी पर 700 के लेवल्स। लेकिन आइए एफएमसीजी से आगे बढ़ हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पर क्लोजिंग ट्रेड्स क्या हैं वो भी अब जानते हैं। आदित्य, हाय, गुड आफ्टरनून। आपके ट्रेड एफएमसीजी इन पर्टिकुलर तो हमने जाने, लेकिन उसके अलावा आइडियाज क्या है ट्रेडिंग के आपके? गुड आफ्टरनून मानसी। सो 2 बाय रिकमेंडेशन के साथ जाना चाहूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट अंडरटोन अभी भी बुलिश ही है। पहला टू व्हीलर स्पेस में से हीरो मोटो है। मुझे लग रहा है कि रूरल जो हम कंजम्पशन की बात कर रहे हैं रिन्यूअल में, उसमें हीरो मोटो का भी आ सकता है और उसमें एक अच्छा बेस फॉर्मेशन किया है स्टॉक ने करंट लेवल्स पे। अपने 200 डीएमए को क्रॉस करने के लिए स्टॉक रेडी है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल है। 4500 यहाँ पे टारगेट है। 4240 का स्टॉप लॉस लगाना है हमें यहाँ पे। सेकंड स्टॉक पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का रहेगा। अगेन ये पूरा मुझे एक सेगमेंट बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें हाउसिंग फाइनेंस कंपनी की बात कर ले या बाकी एनबीएफसी स्टॉक्स की बात कर ले, तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस में फ्रेश लॉन्ग रिकमेंडेशन है। 1150 का यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस लगाना है 1065 का। तो ये राय और ये क्लोजिंग ट्रेड्स आदित्य अग्रवाल की तरफ से। पीएनबी हाउसिंग में खरीदारी के मौके ढूंढें, 1150 का टारगेट ध्यान में रखें, 1065 का यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। अच्छी मजबूती के बीच ये स्टॉक ट्रेंड करता हुआ, और इसके अलावा हीरो मोटो कॉर्प में भी तेजी का नजरिया है। 4500 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। 4240 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए खरीदारी के मौके यहाँ पर भी ढूंढने चाहिए। तपन, गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त जिस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं, फार्मा सेक्टर की चाल जो नज़र आ रही है, ट्रंप की धमकी के बाद लगा ज़रूर था कि फार्मा सेक्टर में एक फ्रिक्शन गिरावट नज़र आए, लेकिन फार्मा स्पेस ऑल इन ऑल अच्छा खासा एक्शन, अच्छा खासा मूव दिखा भी रही है। एज डिफेंसिव आपको लगता है पूरा का पूरा स्पेस, नॉट जस्ट फार्मा लेकिन उसके सब सेगमेंट्स, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक, क्रैम, सीडीएमओ, ये सब कुछ आने वाले कुछ क्वार्टर्स में एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक परफॉर्म कर पाएंगे? जी मानसी, देखो ट्रम्प साहब तो पिछले 3 महीने से बोल रहे हैं, अभी कोई सीरियसली ले नहीं रहा है ऐसा लग रहा है। क्योंकि आज तो सुबह जब मैंने भी सुना 200%, तो पहले तो ऑनेस्टली कोई बिलीव नहीं कर रहा है कि यार ये सही होगा कि नहीं होगा। बट एनीवेज वो ट्रम्प है, कुछ भी बोल सकते हैं। बट एट द एंड ऑफ द डे लगता नहीं है। आपने देखा आज फार्मा में कोई इम्पैक्ट नहीं आया खास, और पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि उनका ही इतना हेल्थ केयर का इतना बड़ा बजट है। अगर वहीं टैक्स लगा देंगे तो उनको नेक्स्ट, ऑफकोर्स वो तो लड़ नहीं रहे, लेकिन उनकी पार्टी को आगे जाके इलेक्शन में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मुझे तो नहीं लग रहा है यहाँ कुछ बड़ा आने वाला है। और वो आज हमने फार्मा में सेक्टर में भी देखा था। लेकिन फार्मा ओवरऑल, चलो ये अगर केवेट हटा रहे, मैं तो बुलिश हूँ क्योंकि आप देखिए काफी हद तक इंडियन कंपनीज के यूएस बिजनेस काफी सुधर गए हैं। और खास करके मैं सीडीएमओ बिजनेस भी बहुत ही अच्छा चल रहा है। चाइना का कहते हैं चाइना प्लस वन पॉलिसी में हम लोग अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। सीडीएमओ एक ऐसा एरिया है जहां हम देख सकते हैं, इवन जेनरिक में भी अभी हम लोग काफी अच्छा काम करें। तो फार्मा एज अ सेक्टर आई एम बुलिश। और मुझे नहीं लग रहा कि ट्रम्प का इतना कुछ बड़ा इम्पैक्ट आएगा, अनलेस शायद वो 5-10% लगा दे तो बात अलग है, अदरवाइज नॉट अ बिग इम्पैक्ट। ठीक है, फार्मा को लेकर ये व्यू आपके सामने। मार्केट तो बिल्कुल ही रेंज में है और कहीं अगर बाइंग हो रही है तो हम देख रहे हैं कि फाइनेंशियल्स में अच्छी बाइंग है। बजाज फाइनेंस पर आदित्य आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्योंकि हमने देखा था कि भाव इसका गिर के 900 रुपए के आसपास आया, फिर वहां से सपोर्ट लेके ये शेयर चल रहा है। बजाज फाइनेंस अब तो लिक्विड भी है पहले के मुकाबले, कम से कम 10 गुना ज्यादा लिक्विड है। कैसा लगता है इसका बिजनेस आपको, और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? 950 से 900, 900 से फिर से 950 के आसपास। बिल्कुल अभिषेक जी, इनफैक्ट मेरे हिसाब से ये स्टॉक को आपको पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए, ना कि ट्रेडिंग के हिसाब से देखना चाहिए 102 दिन के हिसाब से। मुझे लग रहा है इसको 6 महीने से 1 साल अगर हम दे स्टॉक, तो यहाँ से इजीली 1100 के लेवल्स दिखाएगा स्टॉक, ऊपर के लेवल, ऊपर की तरफ। नीचे 900 का जैसा कि आपने कहा बहुत अच्छा सपोर्ट है, वहां से बार बार स्टॉक रिकवर करता है और ऊपर की तरफ जा रहा है। तो करंट लेवल्स पे बिल्कुल बहुत ही बुलिश हूँ मैं स्टॉक पे। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 900 का स्टॉप लॉस लगाए और थोड़े लंबे समय के लिए होल्ड करेंगे तो 1100 के लेवल्स के लिए आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। इमीडिएट टर्म टारगेट इसमें 1050 का आता है। तो ये स्टॉक डेफिनेटली मेरे हिसाब से खरीदारी करके रखनी चाहिए, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। एंड विद इन द एनबीएफसी स्पेस ये वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक्स है फिलहाल खरीदने के लिए, चार्ट्स पे भी। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ये चार्ट है इसका। 1100 के जो टारगेट है थोड़े से ना लंबी अवधि के लिए हैं आपके लिए, ये 1-2 दिन 4 दिन का ट्रेड नहीं है। 900 का स्टॉप लॉस लगा के आप इसको रख सकते हैं।
चाहे तो पोजिशनल बेसिस पर बजाज फाइनेंस। एक और शेयर के बारे में व्यू चाहिए और वो शेयर है नायका। इसके जो अपडेट्स आए थे अच्छे आए थे और इस पूरे हफ्ते बाजार भले ही एक रेंज में है और बहुत ही सुस्ती दिखा रहा है, लेकिन नायका में तेजी है और जहां से गिरा था उसकी पूरी की पूरी भरपाई नायका ने कर ली है। तपन जी, नायका करीब 3% के आसपास की तेजी है और थोड़ी स्ट्रेंथ दिख रही है कारोबार में। क्या आपका व्यू है इस कंपनी को लेकर? जी अभिषेक, देखो क्वार्टरली अपडेट तो अच्छे ही आए थे और ओवरऑल अगर आप देखो तो उनका मिड 20s में ग्रोथ हो रहा है, तो वो अच्छा है। इवन उनका जीएमवी देखे तो वहां भी उनका मिड 20s में ग्रोथ है, जो बहुत ही अच्छा है। खास करके उनका जो फैशन का जो बिजनेस है ना, वहां भी अच्छा खासा ना मिड 10s में ग्रोथ हो रहा है। तो यहाँ से वो दिख रहा है कि वो ट्रैक्शन आ रहा है इस बिजनेस में, और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी एज सच नो आगे बढ़ेगा, लोगों के पास इनकम बढ़ेगी, टैक्स कट हुआ है, तो वहां थोड़ा लग रहा है कि इस बिजनेस में भी इम्पैक्ट आएगा। शेयर ऑफकोर्स थोड़ा निकल चुका है, अच्छा खासा भाग चुका है, लेकिन यहां से मुझे लग रहा है कि अगर आपको 200 के आसपास मिले तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा आगे के लिए। और जो मैनेजमेंट कमेंट्री है जो मुझे लग रही है वो भी अच्छी है, क्योंकि आप देखो कि कॉस्मेटिक बिजनेस और फैशन बिजनेस में उन्होंने काफी सारे चेंजेस किए, इवन वेबसाइट से लेकर सब कुछ। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ आई थिंक एक सकारात्मक लॉन्ग टर्म के लिए आप व्यू ले सकते हो। ठीक है, ये व्यू आपके लिए नायका को लेकर। लेकिन एक और एक्सपर्ट को जोड़ लेते हैं, जतिन गेडिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आपके पिक्स कौन से होंगे जतिन जी? क्या खरीदने की आप सलाह देंगे? गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जरूर है निफ्टी में, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में कोई बहुत पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ है जहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। जो हम दो बाई साइड के रिकमेंडेशंस लेके आए हैं। पहला जो रिकमेंडेशन रहेगा वो ऑयल इंडिया पे रहेगा। क्रूड ऑयल में हमें लग रहा है कि रिसेंट के लोस के बाद एक काउंटर ट्रेंड रैली आ रही है, जिसके वजह से क्रूड में हमें तेजी दिख सकती है। तो इस वजह से हम इंडिया बाई दे रहे हैं। 434 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और ऊपर में 464 से लेकर 473 के टारगेट्स रहेंगे। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो पिरामल एंटरप्राइज में है। और पिरामल एंटरप्राइज पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेशन एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हुआ है, ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि आने वाले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। इसके वजह से पीएल बाय करने की सलाह रहेगी। 1160 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 1205 और 1225 के टारगेट रहेंगे। ठीक है, 1205 1225 के टारगेट होंगे पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए। आधे % की फिलहाल तेजी आपको शेयर में दिखेगी। 1167 रुपए का प्राइस इसका है। हालांकि दिन के दौरान रिकवरी अच्छी है शेयर में। चलिए छोटे से ब्रेक ले रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बिग एक्शन स्टॉक्स भी आपके लिए लेकर आएंगे और कुछ और बढ़िया रिसर्च भी आपके लिए सामने रखेंगे। साथ ही एक और चीज़ है, वेदांता का शेयर क्यों टूट रहा है, उसके पीछे बहुत ही एक रीज़न है, एक रिसर्च आई है। एक शॉर्ट सेलर है वायसरॉय रिसर्च, उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं और कंपनी ने क्या सफाई दी है, इस पर भी डालेंगे नजर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्लोजिंग कॉल और इस वक्त ल्यूपिन को लेकर एजेंसीज के हवाले से एक खबर आ रही है जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। जेनविटा के साथ कंपनी ने करार किया है। एजेंसीज के हवाले से एक खबर इस वक्त ल्यूपिन के चार्ट्स में आप देखेंगे डाउन ट्रेंड जरूर है। आज सुबह से ही गिरावट हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन लाइसेंस और सप्लाई के लिए ये डील पैक्ट और करार की जो खबर है इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इस पर नजर रहेगी। एक न्यूज़ फ्लो और इस वक्त की बड़ी खबर, जेनविटा के साथ ल्यूपिन ने करार किया है और सूत्रों के हवाले से, एजेंसीज के हवाले से खबर हमें मिलती हुई। लेकिन चलिए आगे बढ़ेंगे और जहां हम देख रहे हैं सेक्टोरल टर्निंग भरपूर हो रही है, ऐसे में हर सेक्टर को टच बेस कर जहां जहां आपके लिए जो जानकारी जानना ज़रूरी है वो सब ईटी नाउ स्वदेश आपके लिए लेकर आता है। क्या कुछ नहीं, हमारे पास एक्सपर्ट्स की पैनल हैं, हम हैं आपके साथ और साथ ही हमारे संवाददाता, हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार बने हुए हैं। आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख सकते हैं पावर पैक्ड पैनल आपके लिए। मैं, अभिषेक और शरद तो हैं ही, इसी के साथ हमारे तीनों एक्सपर्ट्स भी हैं, आदित्य, जतिन और तपन दोषी। वहीं हमारे रिसर्चर्स और हमारे रिपोर्टर्स की पैनल सुमिता करीर है हमारे साथ, यूएस इंडिया ट्रेड डील पर लगातार बनी हुई हैं। पुलकित बंडी है आईटी सेक्टर और टीसीएस के नंबर्स आने वाले उस पर बातचीत करने के लिए। प्रकाश जीएसटी से जुड़े सारे अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। और वहीं अनुराग फाइनेंशियल रेगुलेटर की तरफ से क्या कुछ नए एडिशंस, डेवलपमेंट्स हो रहे हैं,
इन तमाम पर बातचीत करने वाले हैं। सो ये सब कुछ बाजार में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो, ऐसी कोई खबर नहीं है जो हम आपके लिए छोड़ देते हैं। जो खबर आपके लिए जाननी है वो आपके सामने बिल्कुल रखते हैं। और इसी कड़ी में जहां हम रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, कल से अर्निंग सीजन की शुरुआत ऑफिशियली टीसीएस के नतीजों से होने वाली है। नतीजे कल आने वाले हैं, लेकिन उसके अनुमान आज हमारी रिसर्च टीम ने बनाकर रखे हैं। पुलकित बंडी से जुड़ते हैं और उनसे समझते हैं कि टीसीएस के कल आने वाले नतीजों से उम्मीदें क्या लगाई जाएं। पुलकित बताइए, टीसीएस के नंबर्स से एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? टीसीएस अपने पहली तिमाही के नतीजे पेश करेगा और इसी के साथ आईटी की अर्निंग्स चालू हो जाएंगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें यूएसडी टर्म्स में, तो रेवेन्यू करीब 0.9% बढ़ने की उम्मीद है। अगर हम वहीं आईएनआर टर्म्स में, रुपी के टर्म्स में बात करें, तो लगभग 0.1% बढ़ने की उम्मीद है। एबिट की बात की जाए तो लगभग 0.3%। वहीं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो वो थोड़ा नरम रह सकता है, लगभग 0.2% की गिरावट देखी जा सकती है। की फैक्टर्स को अगर देखें तो एबिट मार्जिन्स को थोड़ा सा कुशन मिल सकता है बिकॉज ऑफ द बीएसएनएल डील, जो अभी फाइनली एग्जिट ऑफ लो मार्जिन हो गया है। सेगमेंट वाइज अगर हम देखें तो बीएफएसआई का सेगमेंट थोड़ा स्टेबल रह सकता है, लेकिन रिटेल, ऑटो, टेलीकॉम और मैन्युफैक्चरिंग में थोड़ी सी नरमी देखी जा सकती है। डील विंस लाइकली टू बी स्टेबल रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि जो रेवेन्यू में कन्वर्जन है उसमें थोड़ा सा स्लगिशनेस देखी जाए। जो की मॉनिटरेबल्स होंगे मैनेजमेंट की कमेंट्री में, सबसे पहले तो डिमांड कैसी रहती है, FY26 का गाइडेंस, टोटल वैल्यू ऑफ डील विंस, हेडकाउंट और एट्रिशन ट्रेंड, जेन एआई ट्रेंड, टैरिफ इंपैक्ट और यूएस एंड यूरोप में किस तरह का बिजनेस आउटलुक बन रहा है। एब्सोल्युटली पुलकित, बहुत शुक्रिया आपका ये नतीजों के अनुमान हमारे बीच रखने के लिए। डॉलर रेवेन्यू के फ्रंट पर भी जब आईटी सेक्टर से जुड़ी किसी भी कंपनी के नंबर्स आते हैं तो खास तौर से नजर रखनी चाहिए, और आईटी मेजर टीसीएस के नंबर्स पर तो खास तौर से। नतीजों से ठीक पहले हम देख रहे हैं कॉशियस अप्रोच टीसीएस में इस वक्त देखने को मिला है। आदित्य, वेट एंड वॉच का नजरिया अपनाएंगे टीसीएस के लिए, और साथ साथ अगर मिड कैप आईटी प्लेस पे भी कोई राय बनती है बताइए। बिल्कुल मानसी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए। आईटी लार्ज कैप स्टॉक स्पेशली अगर हमको बात कर ले यहाँ पे इन्फोसिस, टीसीएस या फिर एचसीएल टेक्नोलॉजीज हो जाए, अगर एक हमें डाउनफॉल दिखता है रिजल्ट्स के बाद तो मे बी एक फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स को तो मैं क्लियरली अवॉइड करना चाहूंगा जब तक कि सारे नतीजे नहीं आ जाते बाहर। अगर हम मिड कैप आईटी की बात कर ले तो उसमें प्रेडोमिनेटली दो स्टॉक्स जो हम चर्चा करते हैं, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट सिस्टम्स, दोनों ने बहुत अच्छा एक अपमूव दिखाया है। इनफैक्ट कोफोर्ज अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई को टेस्ट करके वहां से थोड़ा बहुत कूल ऑफ हुआ है, तो उसको भी मैं अवॉइड करना चाहूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि एक काइंड ऑफ डबल टॉप बनाया है इसने अपने प्रीवियस पीक को टेस्ट करके, तो उसको मैं अवॉइड करना चाहूंगा। एक बार नतीजों का वेट कर ले। यहाँ पे भी परसिस्टेंट की अगर हम चर्चा कर ले तो वहाँ पे भी हमें सिमिलर पैटर्न देखने मिल रहा है। थोड़ा सा डाउन साइड हमें कंसोलिडेशन या फिर थोड़ा करेक्शन, प्रॉफिट टेकिंग हमें कह सकते हैं हम देखने मिल रहा है। तो मिड कैप आईटी हो या फिर लार्ज कैप आईटी हो, हमें लग रहा है कि थोड़ा बहुत उसको वेट एंड वॉच मोड पे डाले। एक बार नतीजे आ जाए कुछ स्टॉक्स के, कुछ कंपनियों के, उसके बाद हम फिर एक करेक्शन अगर आता है तो फिर फ्रेश एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे यहाँ पे। तो आईटी सेक्टर पर इन पर्टिकुलर टीसीएस और उसके अलावा भी मिड कैप आईटी प्लेस पर एक नज़रिया हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। इस बीच बाजार पर एक नज़र होनी चाहिए, क्योंकि बाजार में गिरावट और ज़्यादा गहराती हुई इस वक्त नजर आ रही है। 25,500 के नीचे फिसलता हुआ निफ्टी, टू बी प्रिसाइज 25,472 के लेवल्स पर करीब 50 अंकों की बिकवाली आप देख पाएंगे। सेंसेक्स में भी हम देख रहे हैं 83,781 के लेवल्स हमने ऊपरी स्तर पर देखे थे, वहां से करीब 262 अंकों की बिकवाली। 83,520 के इर्द गिर्द इस वक्त लाल निशान के साथ दिन के निचले स्तरों पर जाता हुआ सेंसेक्स। वहीं बैंक निफ्टी और ब्रॉडर मार्केट्स में मिड कैप और स्मॉल कैप पर भी नजर होनी चाहिए, वहां पर भी बिकवाली का दबाव जो है हावी होता हुआ। हालांकि निफ्टी से बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस फिर भी ठीक नजर आ रही, लेकिन बेंचमार्क्स और ब्रॉडर मार्केट्स सब कुछ इस वक्त काफी सुस्त चाल दिखा रहे हैं। इस बीच स्मॉल कैप में अब भी कुछ हद तक हम देख रहे हैं ग्रीन पैटर्न्स कायम हैं, और हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट एक और ऐड हुए हैं nimeshthakar.com से। निमेश ठाकर, आइए उनका स्वागत करें, उनसे समझते हैं कि बाजार में इस वक्त की चाल को कैसे देख रहे हैं। गुड आफ्टरनून निमेश, सबसे पहले आपके ट्रेडिंग आइडियाज ही बताइए। वेरी गुड आफ्टरनून मानसी। दो ट्रेडिंग आइडियाज है। सबसे पहला एलटीएफ जो है वो काफी स्ट्रांग लग रहा है, जिस तरह से हम लोग चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, एक बुलिश स्ट्रक्चर, और स्टॉक स्लो एंड स्टेडीली जो है वो अपवर्ड जर्नी कर रहा है। मेरा मानना है कि नीचे की तरफ 207 अभी 209 के आसपास स्टॉक जो है चल रहा है। 205 के स्टॉप लॉस से ये इसके अंदर बाइंग करना चाहिए, और ऊपर में मेरा मानना है कि 215 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं।
सॉरी स्टॉप लॉस रिवाइज कीजिएगा, 207 के स्टॉप लॉस से बाय करना चाहिए और ऊपर में 215 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो एल फाइनेंस ये लेवल से बाय है। और दूसरा अगर देखें तो एफएमसीजी काफी ऐसे सेक्टर काफी दिनों से काफी अच्छा कर रहा है और उसके अंदर आईटीसी जो है ये अच्छे सपोर्ट पे पिछले 2 दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक बाइंग आ रहा है, ट्रेंड रिवर्सल बना रहा है। तो मेरा मानना है कि आईटीसी यहाँ से एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल चार्ट के ऊपर बना है और 21 ईएमए के ऊपर भी आज के दिन में सस्टेन हुआ है। तो 413 के स्टॉप लॉस से आईटीसी में बाई रिकमेंडेशन है। ऊपर में मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 435 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। आईटीसी में बाई की राय है, टारगेट 435, स्टॉप लॉस 413 का। लेकिन एक बार रिलायंस की चार्ट फायर करें, यहाँ पे देखें तो एक जो है शार्प फॉल देखने मिला है रिलायंस के चार्ट में। और यहाँ पे जो है एजेंसी से एक न्यूज़ फ्लो भी आ रहा है, यहाँ पे रिलायंस जियो जो है अपनी आईपीओ डिले कर सकते हैं, 2025 में लिस्टिंग की प्लानिंग नहीं है। ये खबर जो है हम जल्दी आपको फ्लैशेस में भी आपको दिखा देंगे। रॉयटर्स से जो ये खबर आ रही है, देखिए रिलायंस में जो है बड़ा गिरावट आया है, रिलायंस 1.5% से ज़्यादा की जो है गिरावट देखने मिल रही है डेज हाई लेवल से। और देखें तो लगभग जो इंडेक्स में फॉल आ रही है निफ्टी का, जो शार्प फॉल दिख रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन आपको रिलायंस में देखने मिल रहा है। लगभग आप कह सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का जो नेगेटिव कंट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है। एक बार जतिन रिलायंस के चार्ट्स पे एक बार फोकस कर लेते हैं। एजीएम तक जो था रिलायंस का चार्ट एक्सपेक्टेड था कि स्ट्रेंथ दिखाएगा, कुछ अनाउंसमेंट्स आएंगे 1.5-2 महीने में। एजीएम भी था, स्ट्रेंथ भी आ रही थी 1400 to 1300 लेवल से, लेकिन एक बड़ा जो है क्रैक आ रहा है अभी दिन के ट्रेड में। किस तरह देख रहे हैं अब रिलायंस के चार्ट्स को? देखिए रिलायंस में डेफिनेटली ये जो आज का प्राइस एक्शन है वो नेगेटिव है। 5 दिनों का जो अपमूव था वो एक अभी के सिंगल कैंडल में उसने एनगल्फ कर लिया है। तो अगर जो ये न्यूज़ फ्लो के कारण आया है तो शायद ये स्टॉक और भी गिर सकता है टुवर्ड्स 1482, जहाँ पे उसका नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट जोन है 20 डे मूविंग एवरेज का। तो हमें लगता है कि थोड़ी वीकनेस और बढ़ सकती है रिलायंस में, 1480 के लेवल्स तक ये स्लिप हो सकता है। तो ऑफकोर्स रिलायंस पे जो और गिरावट की जो है चांसेस बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेगा। लेकिन ऑफकोर्स स्टॉप लॉसेस, अगर आप पोजिशनल होल्डिंग है तो यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को भी मेंटेन करके रखें। लेकिन चलिए रिलायंस हैवी वेट है तो ऑफकोर्स निफ्टी का जो है जो चेंज है, जो रेंज बाउंड मूव आ रहा था निफ्टी का, अब वो चेंज कर दिया गया। अब निफ्टी देखें तो यहाँ पे लगभग 50 पॉइंट से ज़्यादा का गिरावट आया है और जो लेवल्स है 25,465 लेवल्स पे जो है करंटली ट्रेड कर रहा है। बट फिर भी घबराने की बात नहीं है। ओवरऑल अभी भी जो ट्रेंड कंसोलिडेशन का ही है और जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है निफ्टी का या निफ्टी बैंक का अभी भी पॉजिटिव है। तपन, ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो है ऑफकोर्स बहुत सारे न्यूज़ फ्लोज आ रहे हैं और आप कहेंगे कि खबर पे मुहर भी लगी थी ईटी नाउ स्वदेश की, जिस तरह जो है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के रूल्स में बदलाव देखने मिल रहा है। इस स्पेस में, ऑयल एंड गैस स्पेस में आपको कौन सा स्टॉक जो है पोजिशनली, अगर आप कहें 6 महीने 12 महीने 18 महीने अगर रखना है स्टॉक, तो कौन से अच्छे स्टॉक होंगे? क्या वो सिटी डिस्ट्रीब्यूशन गैस होंगे, ओएमसीज होंगे या कुछ और सेलेक्ट नाम होंगे जिस पे आपकी नज़र है? तपन, देखिए ऑयल एंड गैस ऑफ कोर्स ऑयल नीचे है तो अभी तो $70 के आसपास घूम रहा है, लेकिन ये बट ऑब्वियस है ओएमसी का तो बहुत बड़ा फायदा है। काफी टाइम के बाद ना उनको इस तरह से एक लंबा टेन्योर मिल रहा है जहां ऑयल प्राइसेस नीचे रहेंगे। ऑफ कोर्स थोड़ी अंडर रिकवरी रहती है गवर्नमेंट के एंड से एंड ऑल दैट, वो अभी भरपाई होगी धीरे धीरे। जैसे आप लोगों ने भी, स्वदेश ने भी बोला था कि एलएनजी में भी आगे जाके भरपाई होगी। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ ओएमसी में बहुत अच्छा स्कोप है। खास करके अगर आप देखें तो बीपीसीएल, एचपीसीएल, ये 2 स्टॉक आप थोड़े नजर में रख सकते हो। और मुझे ये ऑयल प्राइसेस थोड़े नीचे रहेंगे क्योंकि लास्ट जो अपडेट आया था ओपेक से, उन्होंने बोला कि अपना प्रोडक्शन और बढ़ाने वाले हैं। तो ऑयल प्राइसेस अगर 75 के नीचे भी रहते हैं तो आई थिंक ओएमसी को तो, ऑयल मार्केटिंग कंपनी को तो बहुत अच्छा फायदा है। जब हम लोग बात करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ऑल दैट, तो वहाँ एक थोड़ा गैस अथॉरिटी से बात हुई है कि हाँ थोड़ी कैसे फंड रिलीज करने वाले। तो भी मैं यहाँ देखूंगा कि आगे किस तरह से डेवलपमेंट होगी, एक नई पॉलिसी भी आ रही है। तो यहाँ मैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को अवॉइड करूंगा, लेकिन मैं गेल पे थोड़ा पॉजिटिव हूँ। गेल में अगर वहाँ प्राइसिंग पा रहे तो वो आप देख सकते हो। जबकि ऑयल कंपनीज में अगर बात करें एक्सप्लोरेशन में, तो रिलायंस में मैं पॉजिटिव था, लेकिन आज जो आपने अभी न्यूज जो दी वो एक थोड़ा नेगेटिव है। तो थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद यहाँ से नीचे के लेवल पे रिलायंस मिल जाए, क्योंकि जो जियो का था वो एक बड़ी न्यूज थी कि वो होने वाला था, इसके वजह से भी एक री रेटिंग हो रही थी। रिलायंस हम देख रहे हैं कि 1.5% नीचे, ये खबर आने के बाद
और हमने देखा था कि 1450 से 1450 के रेंज क्रॉस करके रिलायंस ने रफ्तार दिखाई थी, लेकिन इस खबर के बाद हम देख रहे हैं कि 1.5% की गिरावट, और अचानक से रिलायंस गिरा तो बाजार को भी रिलायंस ने नीचे खींचा। और निफ्टी की जो गिरावट है इस वक्त देख रहे हैं कि 50 अंकों के आसपास की हो गई है। जो निफ्टी सपाट था 25,500 के ऊपर, अब गिरावट 50 अंकों की है। निफ्टी बैंक पर कोई ज़्यादा असर नहीं, 50 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में भी हम देख रहे हैं। और एडवांस डिक्लाइन का जो रेशियो है वो एकदम बराबर, करीब करीब 1350 शेयर तेजी वाले हैं और 1350 पौने 1400 जो शेयर है गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार कर रहे हैं। रिलायंस तीसरा सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर इस वक्त आपको दिखेगा। अब चूंकि इंडेक्स में वेट ज्यादा है तो निफ्टी पर इंपैक्ट उसका ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले 2:45 बज गए हैं और जान लेते हैं कि ऑप्शंस में आपके लिए कमाई के मौके कहां पर बनेंगे ऑप्शंस के चैंपियन के जरिए। एंजल वन की स्नेहा सेठ हमारे साथ हैं। स्नेहा जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बताइए कौन सा शेयर आपने चुना है और क्या स्ट्रेटजी बना के पैसे बनेंगे? ओवरऑल थोड़ा सा मार्केट अभी कंसोलिडेशन मोड में ही है और थोड़ा सिलेक्टिव ही रह के ट्रेड करें तो बेटर है। ऑप्शन सेगमेंट में लॉन्ग कॉल करके हम ट्रेड करेंगे एसबीआई कार्ड्स पर, बिकॉज अगर आप देखें तो यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा रहता है और आपका रिस्क भी लिमिटेड रहेगा, तो अभी के लिए बेटर स्ट्रैटेजी रहेगी। अगर आप देखें तो एसबीआई कार्ड एक अच्छा मूव देने के बाद, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देने के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा था एक रेंज में, जहाँ पे ये सेकेंड डे है कि हमने एक अच्छी स्ट्रेंथ देखी है ऊपर की आउट ऑफ द मनी कॉल्स, जैसे कि 950 हो गया ये और 970 कॉल में काफी अच्छा ओपन इंटरेस्ट एडिशन दिख रहा है। ये डेटा देख के लग रहा है कि यहाँ से तेजी एक्सटेंड हो सकती है। सो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे 940 की जो कॉल है वो 23-24 के रेंज में से बाय करें। स्टॉप लॉस 19 का लगाएं, टारगेट 33 का रहेगा। एज पर दी टारगेट एंड स्टॉप लॉस मैक्सिमम रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज अराउंड 4000 और प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा 7000 का। ठीक है। एसबीआई कार्ड हमने देखा था कि 1000 रुपए के आसपास पहुंचने की कोशिश थी, वहां से रिवर्सल आया और फिर से 900 रुपए के आसपास के सपोर्ट से ये शेयर चलने की कोशिश कर रहा है। 934 रुपए के भाव हैं। 940 वाली कॉल खरीदनी है 24 रुपए के भाव पर। लक्ष्य होगा 33 रुपए का, स्टॉप लॉस 19 का लगा के चलना है और अधिकतम मुनाफा 7000 रुपए का। अधिकतम जो नुकसान होगा वो स्ट्रेटजी में 4000 रुपए का संभावित है। लेकिन स्टॉप लॉसेस का, एंट्री का, एग्जिट का आप खास ख्याल रखिए, क्योंकि सेबी का आंकड़ा ये कहता है कि वायदा बाजार में जो औसतन नुकसान होता है लोगों को वो होता है 1 लाख रुपए का और 10 में से 9 लोग, 100 में से 91 लोग अपने पैसे गंवाते हैं। तो थोड़ा सा ना सोच के समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए। ठीक है स्नेहा जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अच्छा लगा ये ट्रेड आपसे जानकर। आपसे फिर से बातचीत होगी किसी और नए ट्रेड के साथ। लेकिन एसबीआई कार्ड के साथ साथ एक व्यू आपसे चाहिए आदित्य, एसबीआई के शेयर पर भी। एसबीआई आज हमने देखा कि एक रेंज का ही कारोबार हुआ। 809 रुपए का लो है, 812 रुपए का हाई है, बहुत ही टाइट रेंज में। आप जरा बताएंगे कि एसबीआई को कैसे ट्रेड करें, क्या करें? 820-25 जाए तो क्या वहां बेच दें, 800 पर फिर से खरीदें, क्या यही काम आएगा? के लिए सलाह दूंगा। मुझे लग रहा है कि जो बेस फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आना चाहिए स्टॉक पे, क्योंकि हमने देखा 2-3 दिन जब बैंक निफ्टी में एक गिरावट आई तो स्टॉक खड़ा है वहीं पे और एक छोटे रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो 800 के नीचे का डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। एसबीआई में ब्रेकआउट नहीं आया अभी तक भी 620 के ऊपर, 820 के ऊपर, माफ करिएगा, 820 के ऊपर फ्रेश ब्रेकआउट है स्टॉक में। 820 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है स्टॉक तो 870 के लेवल स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। बट मुझे लग रहा है ब्रेकआउट आने वाले दिनों में शायद आपको देखने मिल सकता है। तो करंट लेवल पर भी मैं खरीदारी की सलाह दूंगा। एसबीआई में 800 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाया, 820 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो पोजीशन में फ्रेश एडिशन करे और 870 का पहला टारगेट लगाए। 870 अगर क्रॉस करता है तो यहाँ पे 900 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो मेरा मानना है एसबीआई यहाँ से बहुत ही बेहतरीन लग रहा है एक फ्रेश लॉन्ग अपॉर्चुनिटी के लिए। और अगर पीएसयू बैंक्स में एक रिवर्सल हमें वापस से देखने मिलता है तो एसबीआई शायद उसको लीड कर सकता है इस बार। ठीक है, तो एसबीआई के चार्ट्स पर ये किराए 870 और 900 के लेवल्स आगे नजर आ सकते हैं। करंट लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढे जाएं। 800 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन एक बार वेदांता के चार्ट्स को पुल अप करते हैं। इस स्टॉक में आज के सत्र में ही इस वक्त करीब 3.5% की गिरावट है। 441 के स्तर पर इस वक्त ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, लेकिन ड्यूरिंग द सेशन ये नीचे 436 तक भी जाता हुआ दिखा था।
इस गिरावट के पीछे की वजह क्या है? ये सुबह सवाल था और आज दोपहर तक हमारे पास अब जवाब भी है। एक शॉर्ट सेलर फर्म है जिसने एक रिपोर्ट जारी की और रिपोर्ट के टेकअवेज क्या है अभिषेक? मानसी, शॉर्ट सेलर है ये वायसरॉय रिसर्च, और जो जानकारी शुरुआती आ रही है कि अमेरिका की ये शॉर्ट सेलर फर्म है, तो हमने देखा है हिंडनबर्ग का हमने एपिसोड तो दिखाई है कि क्या कुछ निकला, और अल्टीमेटली यही निकला। हमारे रेगुलेटर्स ने भी जांच की कि नहीं, कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई थी, अडानी ग्रुप को, और अल्टीमेटली उस पर एक्शन की बात भी हुई। फाइनली हिंडनबर्ग ने अपना कारोबार भी बंद कर दिया। अब ये आरोप कुछ लगाए गए हैं वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर शॉर्ट सेलर वायसरॉय रिसर्च की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि जो वेदांता की जो पेरेंट कंपनी है वेदांता रिसोर्सेज, अनिल अग्रवाल की जो कंपनी है, उन्होंने कहा है कि वो एक तरह से खाली कर रही है वेदांता रिसोर्सेज वेदांता को सिस्टमेटिकली। उन्होंने कहा है कि ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है वो फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल है, ऑपरेशनली कॉम्प्रोमाइज्ड है, ये कुछ आरोप लगाए गए हैं। आपको बता दें कि 2023 में चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने वेदांता को डीमर्ज करने का, 5 या 6 कंपनियों में बांटने का भी ऐलान किया था। अब वो प्रक्रिया चल रही है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, काफी जटिल है वो। और उसके पहले 2020 में आपको ये भी याद होगा कि ₹87.5 पर के भाव पर कंपनी को डीलिस्ट कराने की कोशिश हुई थी, लेकिन तब LIC अड़ गया था, कहा था कि नहीं, ₹320 का भाव चाहिए। तो ये सारी चीजें हुई हैं, और अब ये आरोप लगाया है वायसरॉय रिसर्च ने। उन्होंने कहा है कि वेदांता रिसोर्सेज जो है एक पैरासाइट कंपनी की तरह, पैरासाइट होल्डिंग कंपनी है, और ये पूरी तरह से खाली करने का काम कर रही है। और इसके अगर खुद के कारोबार की बात करें तो कुछ खास नहीं है, कुछ ज्यादा कुछ कारोबार है नहीं। ये कंपनी बिना वेदांता को लूटे अपनी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है, यानी कि जो वित्तीय जरूरतें हैं, उनको पूरा नहीं कर सकती। ये भी कहा गया है वायसरॉय रिसर्च की तरफ से कि वेदांता रिसोर्सेज का जो कारोबार है वो पोंजी स्कीम की तरह है, और ये वेदांता को खाली कर रहा है, उसको डेंट कर रहा है। ये कुछ सीरियस एलिगेशंस हैं। हालांकि वेदांता की सफाई भी आई है। वेदांता ने कहा है कि गलत सूचनाएं, इसके अलावा बेसलेस एलिगेशंस यानी कि आधारहीन आरोपों से कंपनी को बदनाम करने की कोशिश है, और वायसरॉय रिसर्च ने बिना हमसे संपर्क किए रिपोर्ट को जारी किया है। इंट्राडे में हालांकि हम शेयर को रिकवर होते देख रहे हैं। गिरावट के पीछे आप एक वजह यह भी मान सकते हैं कि अमेरिका में जो 50% टैरिफ लगाया गया है कॉपर के इंपोर्ट पर, तो एक डिवीजन इनका है वेदांता का कॉपर वाला, थोड़ा उसके लिए नेगेटिव जरूर था वो। तो मतलब रिपोर्ट का ज्यादा असर नहीं है, बट अब हमने देखा है हिंडनबर्ग का मामला, अब कितना सीरियस है इसको भी। बिल्कुल, और इस पर सवाल भी, बिकॉज वेदांता पिछले कुछ सेशंस में तो मूव दिखा रहा था, इनफैक्ट डिविडेंड फ्रेंडली स्टॉक भी माना जाता है, लेकिन कितनी सच्चाई है इस रिपोर्ट में? और यहाँ से ताज्जुब की बात है, देखिए ₹87 चाह रहे थे अनिल अग्रवाल की, उस पर डिलिस्ट करा ले कंपनी को। बात सही है, बिल्कुल 450। बिल्कुल, ये एनालिसिस तो है ही, लेकिन एक टेक्निकल टेक भी वेदांता पर जरूर बनता है। 0.4% की गिरावट, रिकवर जरूर हुआ है आज के दिन के निचले स्तरों से, लेकिन इस वक्त भी बिकवाली का दबाव तो है ही। आदित्य, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे वेदांता पर। न्यूज फ्लोज इस वक्त हैं जो कि हमने सामने रखे हैं, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर पर भी अपनी राय दीजिएगा। जिस वॉल्यूम पे हमने सेलिंग प्रेशर देखा मानसी, तो फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए मैं नहीं सजेस्ट करूंगा, क्योंकि काफी ज्यादा विकल्प है यहाँ पे। अगर हमको फ्रेश लॉन्ग लेना हो तो वेदांता को अवॉइड करना चाहूंगा। अब अगर आपके पास ऑलरेडी है पोजीशन और आप फंस गए हैं इसमें, तो मैं सजेस्ट करूंगा एक स्टॉप लॉस लगाएं यहाँ पे ₹435 का कैश लेवल्स पे। अगर 435 ब्रेक करता है तो मे बी आपको अपने एक बार लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट करना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है थोड़ी वॉलिटिलिटी इसमें और बढ़ सकती है। एक बार बेस फॉर्मेशन हो जाए उसके बाद हम एक फ्रेश लॉन्ग एडिशन के लिए स्टॉक को देखेंगे। ये बिल्कुल वेदांता पे ऑफ कोर्स न्यूज़ फ्लो आ रहा है, स्टॉक में एक रिकवरी भी देखने मिल रही है। आदित्य ने जो है वेट एंड वॉच की राय दी है। जतिन, एक बार इटर्नल पे नज़र डालते हैं। इटर्नल पे यहाँ पे देखिए स्टॉक जो है ऑलमोस्ट एक रेंज में फंसा रहता है। इटर्नल जोमेटो पे एक बार लाइन स्क्रीन देखिए, अब देखिए एक थोड़ी बाइंग अब हल्की सी मूव कर रही है, अब 255 265 के रेंज की तरफ जो है, अगर आप देखें 3-4 दिन के चार्ट पे, तो यहाँ पे अब मूव किया जा रहा है। तो आपको लग रहा है कि एक ब्रेकआउट के लिए इटर्नल अब तैयार कर रहा है? लगता है कि जो पिछले 6-7 ट्रेडिंग सेशन का जो कंसोलिडेशन था वो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्म लिया है, और कल के ट्रेडिंग सेशन में हमने एक ब्रेकआउट देखा था, और आज हमें फॉलो थ्रू बाइंग इंटरेस्ट थोड़ी देखने को मिल रही है। तो हमें लगता है कि निफ्टी में थोड़ी गिरावट होने के कारण इसमें शायद आज रेंज बाउंड प्राइस मूवमेंट है, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 20 डे का सपोर्ट है, 20 डे एवरेज का सपोर्ट है जो 257 पे है। तो पोजिशनली भी अगर जो कोई करंट लेवल से लॉन्ग करना चाहता है तो कर सकते हैं।
7 के स्टॉप लॉस से ऊपर में 275 278 के इमीडिएट टारगेट्स हमें दिखाई दे सकते हैं। बिल्कुल यहाँ पे ऑफ कोर्स 270 प्लस के जो है टारगेट प्राइजेस भी आ रहे हैं, 270 280 के इंटरनल पे, तो इस पे भी जो है नज़र ज़रूर रखेंगे। निमेश सर, कैपिटल गुड्स में जो है ऑफ कोर्स कमिंस इंडिया, आप एबीबी, सीमेंस, इन स्पैक को आप किस तरह ट्रैक कर रहे हैं? यहाँ पे लगता है कि जैसे स्टॉक जैसे कि कमिंस इंडिया की चार्ट लेके आते हैं, यहाँ पे चार्ट में थोड़ी स्ट्रेंथ भी आ रही है। निमेश सर एक बार ज़रा बताएं कमिंस इंडिया पे आपकी क्या राय रहेगी? स्ट्रक्चर बनाए काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप दिख रहा है, और स्टॉक के कल के सेशन में हम लोगों ने एक अच्छा ब्रेकआउट भी दिया था, और आज के सेशन में एक फॉलोअप बाइंग भी आया है। मेरा मानना है कि स्टॉक एक अच्छा स्ट्रक्चर है, एक पोजिशनल बेट बनता है, और ऊपर में अगर बात करें तो जो स्विंग का रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है वो 3720 के आसपास का आ रहा है। तो यहाँ से और भी 200 पॉइंट की जगह कमिंस इंडिया में बन रही है। तो अगर कोई भी गिरावट आती है तो व्यू बुलिश रहेगा, कमिंस इंडिया में बाय करके चलना चाहिए। 3720 के लक्ष्यांक आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। और अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मेरा मानना है कि 3420 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, और बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी कमिंस इंडिया में रखनी चाहिए। डिप्स की रणनीति जो है कमिंस इंडिया में देखने मिल रही है। और ऑफ कोर्स एक छोटा सा हम ब्रेक लेने वाले हैं। ब्रेक के उस पार जो है मार्केट से 3 आएगा, और एक अहम रिसर्च भी आने वाली है एक स्मॉल कैप कंपनी में जहां पे एक गड़बड़ हो सकता है। और इसके अलावा BTST STBT ट्रेड्स, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम यूं ही है यूं ही आए। तो बाजार में प्रेशर हम थोड़ा सा बढ़ते देख रहे हैं, क्योंकि गिरावट में है आईटी सेक्टर नतीजों से पहले TCS की। इसके अलावा रिलायंस के लिए एक नेगेटिव न्यूज़ आई, ये शेयर नीचे आया। और हम देख रहे हैं कि मेटल पर प्रेशर है, इसके चलते आपको निफ्टी दिखेगा करीब 50 अंक नीचे। एक रेंज का ही कारोबार वैसे हो रहा है, 25,475 के लेवल से। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 60 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर भी देखने को मिल रही है। लेकिन बाजार में अभी तक का जो कारोबार है 3 बजे तक का, वो कैसा हुआ ये जरा समझ लेते हैं। मार्केट एट 3 के साथ हमारे सहयोगी आनंद शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, बताइए क्या हुआ बाजार में आज? जी हाँ अभिषेक, 3 बजे तक के बाजार की तरफ देखें तो निफ्टी बैंक में 50 से 60 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। और कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है उसकी बात कर लेते हैं तो मेटल शेयरों पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। हिंद कॉपर देखें, हिंदुस्तान जिंक देखें, टाटा स्टील देखें, इन सभी शेयरों में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल रही है। वॉल्यूम कहाँ ज़्यादा दिख रहा है? PCBL का शेयर देखें, 5% की अच्छी तेज़ी दिख रही है, और वॉल्यूम जो है औसत से 8 गुना ज़्यादा यहाँ देखने को मिल रहा है। वेदांता में भी टैरिफ ऐलान के चलते जो है 4 से 5% की कमज़ोरी दिख रही है, और यहाँ भी वॉल्यूम जो है औसत से 4 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। यूनियन बैंक की बात करें, बिजनेस अपडेट आए हैं, शेयर में 3 से 4% की गिरावट देखने को मिल रही है, और यहाँ भी वॉल्यूम जो है वो 3 गुना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। टाटा टेक पर एक अपडेट है, इमर्सन ने से नेक्स्ट जेन मोबिलिटी के लिए कंपनी ने करार किया है, और एडवांस टेस्टिंग सॉल्यूशन बनाने के लिए ये करार कंपनी ने किया है। हरे निशान में शेयर कारोबार कर रहा है। इसके अलावा प्रेस्टीज स्टेट का भी Q1 अपडेट आया है। Q1 में रिकॉर्ड बिक्री देखने को मिली है, 12,126 करोड़ के आसपास की। इसके अलावा कलेक्शन की तरफ देखें तो कलेक्शन 55% बढ़कर 4,523 करोड़ के आसपास पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि शेयर निचले स्तर से रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है। अंत में एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की बात करें तो डिलीवरी पर मोतीलाल ओसवाल की ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय दी है और लक्ष्य रखा है 480 रुपये का। साथ ही साथ आय और मुनाफे में अच्छी ग्रोथ की उम्मीद जो है उसे जताई है। तो शेयर में 3 से 4% की आज तेज़ी देखने को मिल रही है। 3 बजे तक ये सारे अपडेट्स थे जिनकी वजह से इन सभी शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्शन आनंद ने बताया। आनंद, बहुत शुक्रिया ये अपडेट्स सामने रखने के लिए। टाटा टेक, काफ़ी टाइम के बाद कोई इसको लेकर ना न्यूज़ आई है। इमर्सन से नेक्स्ट जेन मोबिलिटी के लिए करार किया है, एडवांस टेस्टिंग सॉल्यूशंस बनाने के लिए करार हुआ है। टाटा टेक और टाटा मोटर्स कहानी लगभग एक सी रही। अगर हम चाल की बात करें तो टाटा मोटर्स में हमने देखा कि 1250 रुपए के आसपास के भाव थे, शेयर गिर के 550 तक गया। टाटा टेक की भी कहानी है कि 1100 रुपए के ऊपर का शेयर था ये, और गिर के हमने फिर 600 तक गिरते हुए देखा। वहां से सपोर्ट लेके थोड़ा सा ऊपर आया टाटा टेक। तपन जी, वैल्यूएशन वाला ही कंसर्न था, क्योंकि लिस्टिंग बड़ी दमदार हुई, शेयर एक तरफा भागा था टाटा टेक का। क्या जो वैल्यूएशन करेक्शन होना था शेयर में वो हो गया है, और अब ये प्राइस ठीक है, या फिर अभी भी आपको शेयर महंगा लग रहा है?
जी अभिषेक जी, देखो टाटा टेक्नोलॉजी एक तरह से ना बहुत ही मायूस किया है जिन्होंने भी आईपीओ में इन्वेस्ट किया था, क्योंकि टाटा नाम से ही बिका था। लेकिन अगर आप देखो तो इसमें के बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम यही होती है ना कि ये सब कंपनीज नो 3 से 4 मेन क्लाइंट होते हैं, उन पे बहुत डिपेंडेंट होती है, और काफी हद तक नो इनका बिजनेस नो कह सकते हैं ना कि ऑटो से लिंक होता है, और उसमें टाटा मोटर ऑफ कोर्स उनका मेन क्लाइंट है। तो यहाँ यही प्रॉब्लम हो रही थी कि वहां अगर टाटा मोटर्स में या ओवरऑल ऑटो इंडस्ट्री में थोड़ी भी वीकनेस है तो टाटा टेक्नोलॉजी भी वीकनेस आई थी। देखो ये अच्छी कंपनी है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब लिस्ट हुआ था वही बहुत ही वैल्यूएशन हाई था। और मुझे अभी भी ऑनेस्टली इसमें बिजनेस मॉडल में एक ही जो प्रॉब्लम लगता है कि उनका कॉन्सेंट्रेशन 3-4 क्लाइंट पे है। तो यहाँ से ऑफकोर्स इतना गिर गया तो थोड़ी तेजी आ सकती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म की बात करें तो मैं टाटा टेक्नोलॉजी यहाँ इसलिए अवॉइड करना पड़ूंगा क्योंकि थोड़ा डाइवर्सिफाई होना चाहिए। क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन इतना होगा तो ये प्रॉब्लम होगी, और धीरे धीरे बढ़े देखना पड़ेगा अभी रिजल्ट कैसा आएगा। रिजल्ट भी इतना अच्छे नहीं आए थे लास्ट क्वार्टर्स में। सो मेरे हिसाब से तो ये अभी भी अवॉइड ही रहेगा। टाटा टेक अभी भी अवॉइड रहेगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गेल में आज गिरावट काफ़ी ज़्यादा आई है, एक बड़ा क्रैक है, करीब 4% नीचे ये शेयर कारोबार कर रहा है और भाव है 185 रुपए के। जतिन जी, कोई आइडिया शेयर क्यों टूटा और क्या यहाँ से और ये गिरेगा? गेल होल्ड करें या फिर निकल लें इससे, किसी की तेजी की पोजीशन है तो? जी मैं एग्जिट की सलाह दूंगा। मुख्य कारण दो है। पिछले 5 दिनों का जो अपमूव था वो एक ही कैंडल में एक तो एनगल्फ कर गया है। शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस यानी कि 20 और 40 डे मूविंग एवरेज पे नीचे जाके सस्टेन कर रहा है, तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि आगे जाते हुए हमें वीकनेस और देखने को मिल सकती है। प्राइस वाइज हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 178 179 के करीब आ रहा है, तो तकरीबन 5 से 6 रुपए की डाउनसाइड अभी भी इसमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसके लिए फ्रेश अगर जो कोई लॉन्ग्स करना चाहता है तो बिल्कुल अवॉइड है। ऑलरेडी जो पोजीशंस है उसको स्क्वायर ऑफ करने की सलाह रहेगी। पोजीशंस जो हैं उन्हें भी स्क्वायर ऑफ करने की सलाह गेल इंडिया में इस वक्त बनती हुई, और हो भी क्यों ना 4% की गिरावट 185 के स्तर पर दिन के निचले स्तरों पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। और इस वक्त भी हमारे एक्सपर्ट आपको इस पर राय दे रहे हैं। और आज सुबह भी जब शरण लिलाने हमारे साथ जुड़े थे गेल पर, उन्होंने शॉर्ट कॉल दी थी और तब जो उन्होंने टारगेट सुझाए थे वो लक्ष्य टारगेट जो हैं वो हिट करते हुए 185 का ही लक्ष्य, फर्दर डाउनसाइड वो एंटिसिपेट करके चले थे। उन्होंने कहा था कि 185 तक नीचे जाएगा और ये स्टॉक 185 के लेवल्स को इस वक्त टच कर रहा है। तो टारगेट हिट शरण लिलाने की तरफ से, और अब हमारे एक्सपर्ट की तरफ से जतिन गेडिया का भी यही कहना है कि अगर पोजीशन भी है तो एक बार निकलने की ही चेष्टा गेल इंडिया में करनी चाहिए। बिकवाली जो है वो और ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। मिड कैप और स्मॉल कैप में अगर आप देखेंगे नायका के स्टॉक प्राइस में इस वक्त 5.25% की तेज़ी के साथ कामकाज देखने को मिला है 213 के लेवल्स पर। निमेश, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे नायका के स्टॉक प्राइस पर। इस वक्त अच्छी खासी मजबूती है, क्या ये मजबूती कायम रहेगी? देखिए मानसी, एक अच्छा ब्रेकआउट आया है, एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिला है और वॉल्यूम का भी सपोर्ट है। डेफिनेटली स्टॉक के अंदर आज के दिन में 5% की रैली हम देख चुके हैं। मेरा मानना है कि ऊपर में जो रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है वो 217 से 220 के आसपास का एक रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो यहाँ से और आपको 2-3% की अपसाइड यहाँ से देखने को मिल सकती है। हालांकि अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक 5% जो है वो बढ़ चुका है। तो मेरा मानना है कि अभी फिलहाल थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और अगर नीचे में 207 208 के आसपास मिलता है तो एक अच्छा एंट्री पॉइंट शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बन सकता है। तो फिलहाल ये लेवल से बाय करने की मेरी राय नहीं है। नीचे 207 के आसपास आता है तो वहां पर एक एंट्री ले सकते हैं और 220 तक ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में जा सकता है। बात तो ठीक है, क्योंकि काफ़ी चल गया है स्टॉक और इसीलिए करंट लेवल्स पर तो एंट्री अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। डिप पे एंट्री के बारे में सोचा ज़रूर जा सकता है, अगर पोजीशंस बनाकर रखी हैं उसे बरकरार ज़रूर रख सकते हैं। 213 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं एक अच्छा खासा अपमूव अपसर्ज करीब 5.5% ब्रेकआउट इस वक्त नज़र आ रहा है एफएसएन ई कॉमर्स नायका के स्टॉक प्राइस में। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक इम्पॉर्टेंट खबर अब आपके सामने रखते हैं। माइनिंग इक्विपमेंट पर जीएसटी दरें जो हैं वो घट सकती हैं। जी हाँ, इस पूरी खबर की डिटेल्स, एक्सक्लूसिव सारी डिटेल्स लेकर प्रकाश प्रियदर्शी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश, बताइए माइनिंग इक्विपमेंट पर क्या ताज़ा अपडेट्स आए हैं?
देखिए, माइनिंग सेक्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके हिसाब से माइनिंग इक्विपमेंट्स पर जो जीएसटी का मौजूदा स्ट्रक्चर है उसमें बदलाव किया जा सकता है, उसको रैशनलाइज किया जा सकता है। सूत्र हमें बता रहे हैं कि माइंस मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस मसले पर अप्रोच किया है और इस बात की गुजारिश की है कि देश में क्रिटिकल मिनरल्स की माइनिंग को बढ़ावा देने के मकसद से ये ज़रूरी है कि जो माइनिंग इक्विपमेंट्स हैं उस पर जीएसटी की दरों में कटौती की जाए और उसको रैशनलाइज की जाए, ताकि जो ओवरऑल एक्टिविटीज़ है, माइनिंग एक्टिविटीज़ है, उसके कॉस्ट को कम करने में मदद मिले। काफ़ी क्रूशियल डेवलपमेंट है। 2 तरह के इंपॉर्टेंट प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जो पहला प्रस्ताव है उसके हिसाब से इस बात की गुजारिश की गई है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का मसला है कई कंपोनेंट पर, उसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, उसको सुधार करने की ज़रूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखें तो कई ऐसे इक्विपमेंट्स सच एज हाइड्रोलिक है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं जिस पर की जो जीएसटी की दरें हैं वो 18% है, लेकिन जो फाइनल इक्विपमेंट्स है जैसे क्रॉलर क्रेन्स है, ड्रिलिंग रिग्स है, उस पर जीएसटी है वो 12% है। लिहाजा मैन्युफैक्चरर्स को इससे दिक्कतें आती हैं। ओवरऑल जो माइनिंग कॉस्ट है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सिफारिश की गई है कि इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ माइंस मिनिस्ट्री ने इस बात की भी सिफारिश की है, जैसा कि हमें सूत्र बता रहे हैं, कि ग्रीन माइनिंग को बढ़ावा देने के लिए ये इस बात की ज़रूरत है कि उससे संबंधित जो इक्विपमेंट्स है उस पर जीएसटी की दरों को घटाकर 5% किया जाए। ये काफ़ी क्रूशियल डेवलपमेंट है। ये प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। हालांकि सूत्र हमें बता रहे हैं कि वाइडर रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर जिस जीओएम का गठन किया गया है वो इस मसले को देखेगी और उसका जो फाइनल रिकमेंडेशन है वो जीएसटी काउंसिल को सौंपा गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट इस वक्त ये है कि माइंस मिनिस्ट्री ने वित्त मंत्रालय से इस मसले पर संपर्क किया है और गुजारिश की है कि माइनिंग इक्विपमेंट्स के ऊपर जो जीएसटी की दरें हैं उसको रैशनलाइज किया जाए। ओके प्रकाश, शुक्रिया। काफ़ी अहम जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं आप। तो ग्रीन माइनिंग इक्विपमेंट पर सिर्फ 5% जीएसटी की कवायद और इसका प्रस्ताव भी भेजा गया है और इससे जुड़ी सारी डिटेल्स ET Now स्वदेश एक्सक्लूसिव आपके स्क्रीन पर। ऑन दिस नोट एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस लौटेंगे हमारे एक्सपर्ट से उनकी BTST STBT ट्रेड समझने की कोशिश होगी। आप बने रहें। स्वागत है आपका फिर से क्लोजिंग कॉल में। लगातार 8वें दिन हम एक रेंज का बाजार देख रहे हैं और बाजार को है कुछ नए ट्रिगर्स का इंतजार। अमेरिका भारत के बीच में ट्रेड डील और इसके अलावा टीसीएस के नतीजे, जो उम्मीद है कि टीसीएस के नतीजे तो कल आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील है वो भी आज या कल में होती हुई आपको दिख सकती है। बाजार में निफ्टी की बात करें 44 अंकों की गिरावट है। निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 37-38 अंकों के आसपास की नरमी, तो हल्की सी गिरावट पर आज हम कारोबार होते हुए देख रहे हैं। लेकिन चलिए 3:15 हो गए हैं, अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि बाजार में आप BTST या फिर STBT के मौके कहां पर वो देख रहे हैं। निमेश जी, शुरुआत आपसे करेंगे, बताइए BTST या STBT कहां करें? देखिए, BTST करना चाहिए और मेरा मानना है कि सीमेंट स्पेस काफी अच्छा कर रहा है। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है और स्टॉक एक अच्छा वॉल्यूम के साथ एक मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। मेरा मानना है कि अल्ट्राटेक सीमेंट 1 या 2 सेशन में ऊपर में 13,500 तक के लेवल दिखाई सकता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट के अंदर मैं बाय रिकमेंड करूंगा और 13,500 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे। तो स्टॉप लॉस लगाना है तो 12,000 के नीचे का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए और ऊपर में 13,500 थोड़ा दूर का टारगेट है। 13,500 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। 1,400 का स्टॉप लॉस, 13,500 के टारगेट, यानी कि यहां से करीब 900 रुपए ऊपर के टारगेट। निमेश जी, कब आ जाएंगे टारगेट ये शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि ये शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। जिस तरह से चार्ट स्ट्रक्चर और स्टॉक देखो अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है तो काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है। तो यहाँ से एक अच्छा मूव पॉसिबल है। के लिए क्वालिफाई करता है बाय टुडे सेल टुमारो? नहीं, बाय टुडे सेल टुमारो के लिए नहीं होगा, बट शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट रहेंगे वो शॉर्ट टर्म के लिए रहेंगे। अगर पर्टिकुलरली आपको कल के दिन में निकल जाना चाहिए तो मेरा मानना है कि 12,700 तक के लेवल आपको आराम से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जिनको कल निकलना है 12,700 के टारगेट आ जाएंगे। 12,400 का स्टॉप लॉस, थोड़ा लंबा रखना है तो भी बढ़िया है। 13,500 के टारगेट आ जाएंगे अल्ट्राटेक सीमेंट में। दिग्गज कंपनी सीमेंट की और साइज के लिहाज से, स्केल के लिहाज से सबसे अग्रणी यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जतिन जी, आप बताइए आपकी पसंद कौन सा शेयर है? क्या BTST के तौर पर सलाह देंगे? यस, जो BTST रहेगा वो BHEL में रहेगा। BHEL में हमने देखा है कि एक फॉलिंग चैनल में से ब्रेकआउट आया है। 20 डे एवरेज का सपोर्ट लेके आज
अच्छा खासा अपमूव देखने को मिला है। पिछले 1-2 घंटे में थोड़ा डिप आया है। मैं उस डिप को बाय करने की सलाह दूँगा। ₹260 का स्टॉप लॉस रखना होगा और ऊपर में 267 के टारगेट रहेंगे। 267 के टारगेट, 260 का स्टॉप लॉस। छोटे छोटे टारगेट के लिए आपको ट्रेड करना है। बीएचईएल में हमने देखा था कि सस्टेन्ड बाइंग है इस स्टॉक में, और 260 रुपए के ऊपर जाकर अब ये शेयर कारोबार करता हुआ आपको दिखेगा। 260 का स्टॉप लॉस, 267 के टारगेट। जतिन जी, एक और शेयर आप जरा चेक कीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल। इसमें भी हम ठीक ठाक तेजी देख रहे हैं और क्लोजिंग ये अच्छी देने जा रहा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, क्या इसमें भी बीटीएसटी कर सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्योंकि इसका जो प्रीवियस स्विंग आया था अराउंड 678, उसके ऊपर जाके अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है कि जो आज की जो अपमूव है वो कल भी कंटिन्यू रहेगी। ऊपर में जो इमीडिएट हम टारगेट्स देख रहे हैं वो 705 तक का एक अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। तो तकरीबन 2 से 3% का अपमूव पॉसिबल है इन द केस ऑफ आईसीआईसीआई प्रू। फ्रेश ब्रेकआउट है, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है। यस, कल के लिए ट्रेड लेके जा सकते हैं। इसी पोटेंशियल को लेकर ये व्यू हो गया। लेकिन एक और छोटी कंपनी की जरा बात करते हैं, और कंपनी का नाम है नेक्टर लाइफ। और बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन में ये शेयर 30% टूट गया, 30%। शरद के पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं इसके गिरावट की वजहों को लेकर। शरद बताइए, भारी गिरावट 11-12% तो आज ही साफ हो गया, और 2 दिन में 30%। ऑलरेडी छोटे प्राइस का शेयर था। रीजंस क्या है इसके? जी बिल्कुल अभिषेक, आपने सही बोला कि 2 दिन में 30% से ज़्यादा का स्टॉक में गिरावट आ गया है। रीज़न है, और कुछ सवाल भी उठते हैं कि डिस्क्लोजर पूरा आया नहीं है कंप्लीट। यहाँ पे देखिए, जो एक स्ट्रैटेजिक सेल कंपनी ने अनाउंस किया उनके एपीआई और फॉर्मुलेशन बिजनेस पे। अब एक कंपनी है जिसका नाम है सेफ लाइफ साइंस, इनको ये दे रहे हैं 1270 करोड़ रुपए में जो है ये पूरी डील हो रही है। ईवी जो एंटरप्राइज वैल्यू बोलते हैं उसको जो ये डील लेके हो रही है। कंपनी का मार्केट कैप देखिए तो अब सिर्फ 350 करोड़ रुपए का है। इंटरेस्टिंगली जो डील कंप्लीशन है ये जो है 20 सितंबर के पहले आपको देखने मिल सकती है। लेकिन कुछ सवाल उठते हैं कि ये डील इतना बड़ा जो हुआ है, क्या ये एक्चुअली बहुत सस्ता है? उसके हमने थोड़े से कैलकुलेशंस बैठाए हैं, और बहुत सारे सवाल भी थे जो हमने मेल किया था बाकायदा कंपनी को, लेकिन वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। अभी मैथमेटिक्स एक बार बता देता हूँ कि किस तरह ये डील जो है प्लेस किया गया है। डील लगभग 1270 करोड़ रुपए का जो है एंटरप्राइज वैल्यू आया है, और FY26 का जो एबिडा का नंबर है जो कंपनी खुद गाइडेंस दी उसी का हमने नंबर लिया और उसको कैलकुलेट करके देखा है। तो डील एक बहुत सस्ता EV एबिडा मल्टीपल 5 टाइम्स में आ रहा है। इंडस्ट्री एवरेज अगर बात करें तो ये 8 to 10 टाइम्स में होती है। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये सवाल जो है हमने मैनेजमेंट को भी रखा है, और हम चाहते हैं कि रेगुलेटरी एजेंसीज भी इन सवालों को देखें। खास करके डिस्क्लोजर्स इतने कम है तो सबसे पहले उससे ही सवाल उठता है कि ये डील जो हुई इतनी सस्ते वैल्यूएशंस में क्यों हुई है। ये क्या डिस्ट्रेस्ड एसेट था, या FY26 का जो उन्होंने गाइडलाइंस दिया था कि इनका एबिडा इतना बढ़ेगा, प्रॉफिट उतना बढ़ेगा, क्या वो चेंज करने वाले हैं? पर इसका कोई अनाउंसमेंट नहीं आया। फिर हम बात करें मैनेजमेंट के बारे में कि क्या वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के हित पे ये जो है जानकारी आई है कि कोई माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पास कोई रिकोर्स रहने वाला इस अनाउंसमेंट के बाद। और इसके अलावा कोई भी ज़्यादा डिटेल जो इस डील में नहीं आए हैं। सिर्फ 4 लाइन लिखा गया, और जो कंपनी खरीद रही है उसके बारे में कुछ डिटेल्स नहीं है। सिर्फ उन्होंने कहा है कि एक थर्ड पार्टी है जो नॉन प्रमोटर एंटिटी है। तो सवाल उठता है कि ये बायर कौन है, बायर के अलावा कोई बिड्स मिले थे, और इम्पॉर्टेंटली अगर हम बात करें तो क्या और डिटेल्स आते हैं इस बायर्स पे। तो इसमें बहुत सारे सवाल उठते हैं, और ये जो अहम सवाल है हम पूछना चाहते हैं कंपनी से, और उन्हें बोलना चाहते हैं कि आप आइए हमारे चैनल पे और आप अपनी सफाई दीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे भी सवाल उठ रहे हैं। 2 दिन में 30% की गिरावट और 1 साल में 50% की लगभग गिरावट आपको जो है इस स्टॉक में देखने मिल रहा है। शरद, नेक्टर लाइफ के जो चेयरमैन हैं संजीव गोयल, प्रमोटर हैं, चेयरमैन भी हैं, उनका ये कहना है कि इनोवेशन के लिए, लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन के लिए वो ये डील कर रहे हैं। अब 300-350 करोड़ का तो मार्केट कैप है। ये बिल्कुल आप कह रहे हैं कि नहीं, जो एवरेज वैल्यूएशन पर जो डील हो रही है उससे आधे से भी कम पे डील हो रही है ये। तो क्या कर्ज वगैरह है कंपनी पर? कंपनी में कर्ज ऑफ कोर्स है, अराउंड 570 से 600 करोड़ का कर्ज है, ये आपने सही बोला। लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के पॉकेट में क्या आता है, ये सवाल उठता है। और ये जो है बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हमारे पास। मुझे कैश कितनी जनरेट करती है, कोई आइडिया इसके बारे में? नहीं, ज़्यादा कैश जनरेशन है नहीं इस बिजनेस में। तो लगता है कि इसका जो मेन प्लांट था
जिसका वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा होना चाहिए था, ये जो है हमें पता चल रहा है बहुत सस्ते में जो बिका गया है। तो इस पर ऑफकोर्स सवाल उठते हैं, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स भी इसमें बहुत कंपनीज में और कंप्लेंट्स भी बहुत आए, इसलिए हमने इस कंपनी को लिया और आपके सामने रखा। और हम चाहते हैं कि रेगुलेटर्स, एक्सचेंजेस इस पर एक्शन ले कि पूरी डिटेल क्या है, पहले तो डिस्क्लोजर बताए, फिर पता चलेगा गड़बड़ है मामला कि नहीं है। कोई ये जो आप बता रहे हैं कंपनी सेफ लाइफ, हाँ, इसके प्रमोटर के बारे में कोई जानकारी, कौन है ये कोई लोग? जानकारी कुछ नहीं है, तो इसका पता ही नहीं ये कौन कंपनी है, कौन सी, और ये कंपनी है कि नहीं ये भी एक सवाल उठता है। किसकी है ये भी सवाल है। जी बिल्कुल। प्रमोटर का आपस में कनेक्शन क्या है ये भी देखेंगे आगे चल के। एग्जैक्टली, तो इस पे इन्वेस्टिगेटिव काम हम और करने वाले हैं इस कंपनी के ऊपर। बट दिक्कत ये है ना कि अब ये कितना 15-16 रुपए का भाव हो गया है गिर गिर के नेक्टर लाइफ का, और 2 दिन में 30% साफ हो गया। और इस तरह के जब एक तरह से जब बाजार को अंदेशा हो जाता है कि डिस्ट्रेस सेल हो रही है ना, तो फिर पिटाई रुकती नहीं है। दिक्कत ये है एकदम गिरावट होने लगती है, क्या पता ये सिंगल डिजिट स्टॉक भी हो नहीं, जाए। फिर आगे ये भी होगा कि फिर ये डील भी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, इस पे भी एक सवाल होंगे, ये भी होगा फिर। तो देखते हैं नेक्टर लाइफ। तपन जी, आपका व्यू इस कंपनी को लेकर? बहुत ही छोटी साइज है, 350 पौने 400 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका। देखो, इस तरह का डिस्क्लोजर अगर नहीं देंगे ना तो वो बहुत ही प्रॉब्लम है, क्योंकि शेयर होल्डर के पास यही तो होता है, बीएसई में जो नोटिफिकेशन आते हैं ऑल दैट। और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो सही में ईटी नाउ स्वदेश जो ये मुहिम पकड़ी है ना, कि इस तरह से बताना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब नॉर्मल इन्वेस्टर को तो उनको ये सब पता ही नहीं होता है कि क्या वैल्यूएशन है क्या है। उनको तो एक ईमेल आ जाता है और उनको बस ठीक है कंपनी गई, फिर वो ढूंढने निकलते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी आपने मुनीम पकड़ी है कि हाँ ये सब बताना चाहिए। और ये सही में अगर वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह से आपने बताया, ऑफकोर्स मैंने ये पहले कंपनी देखी नहीं थी, काफी डीप डिस्काउंट में जा रही है, तो ये देखना चाहिए कि किसको जा रही है। और जैसे जो पार्टी बाय कर उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं, ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है मेरे को। तो ये क्या था, कोई फिक्टिशियस कोई है आदमी, क्या है पता नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ऐसे देखो, इस तरह से तो स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आएगी। और मुझे लग रहा है 1-2 दिन में डिस्क्लोजर आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने देखा था आप लोगों ने एक स्टॉक में होता है तो फिर डिस्क्लोजर आया, तो होपफुली कुछ डिस्क्लोजर आए तो शेयर होल्डर के लिए अच्छा होगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम है। जो डिस्क्लोजर कंपनी ने दिया है नेक्टर लाइफ ने, और बताया कि सेफ लाइफ साइंसेज जो है थर्ड पार्टी नॉन प्रमोटर कंपनी है ये, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है वही होना चाहिए फिर तो डील होगी ही नहीं। 1270 करोड़ रुपए एपीआई और फॉर्मुलेशन कारोबार के लिए इनको मिल रहे हैं, और 20 करोड़ मेंथॉल वाले बिजनेस के लिए मिल रहे हैं। और 20 सितंबर की इन्होंने डेडलाइन तय की है डील को कंप्लीट करने के लिए, रेगुलेटर के और शेयर होल्डर के अप्रूवल के लिए। शेयर होल्डर अगर माइनॉरिटी में बेचारे हो तो फंस के रह जाते हैं, दिक्कत ही होती है शरद। जी बिल्कुल, फिर यहीं पे प्रॉब्लम्स फिर जनरेट होते हैं। लेकिन चलिए, ये हमारा मुहिम है और देखें कि होपफुली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के जो राइट्स है वो प्रोटेक्ट हो। और इसलिए जो है हम ईटी नाउ स्वदेश में जो बार बार इन कंपनीज पे कहीं पे गड़बड़ी होती है तो आपके सामने सबसे पहले लाते हैं। पहले से भी शेयर वैसे पिट रहा था ये, इसका 52 वीक हाई जो है 56 रुपए का है, और देखिए अब 1/3 से भी कम का भाव हो गया, 16 रुपए थोड़ा का। बेच रहे थे, लगभग 10% स्टेक बेचे एक साल में। मतलब साल भर पहले सितंबर 2024 में इसका 56 का भाव था और अब 16 का भाव है, 40 रुपए साफ। मतलब मोर देन 2/3 वाइप आउट, काम खत्म। और अभी क्या पता ये सिंगल डिजिट पे आ जाए स्टॉक, लग तो वही रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। पता नहीं, ये रिटेल को लेकर ना दिक्कत थोड़ी सी है, ये प्रॉब्लम मार्केट में। और अच्छा निमेश जी, हाँ निमेश जी आपको भी कुछ कमेंट्स करना है इस पर? यस अभिषेक जी, मैं चार्ट देख रहा था, कंपनी जो है वो जुलाई 2005 में लिस्ट हुई है, और ये 20 सालों में अगर आप देखें तो कंपनी का प्राइस की मूवमेंट अगर देखें तो 10 रुपये से लेके 50 रुपये में 6 बार घुमा है। तो ये जो प्राइस है वो 6ठी बार है। यहाँ से कंपनी 40 रुपये की रेंज में ही घुमा रही है, तो कोई ना कोई न्यूज लेके 10 रुपये तक आते हैं, फिर 40 रुपये ले जाती है, फिर वहां से नीचे 10 रुपये, तो यही रेंज में कंपनी घूम रही है। तो जो शरद जी का डाउट है वो क्लियर कि 20 सालों में कंपनी ने कुछ नहीं किया है, सिवाय के प्राइस की मूवमेंट में ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर तो इंडिकेट कर ही रहा है, क्योंकि इन्वेस्टरों की वेल्थ क्रिएट नहीं हुई है। 2005 में जो कंपनी का प्राइस 25 रुपया था, आज 2025 में 16 रुपया है। यहाँ पे ऑफ कोर्स टोटल एनालिसिस जो हमने आपके सामने रखा, फंडामेंटल हो, टेक्निकल हो, या हमारी रिसर्च टीम की हो, और रिसर्च टीम ने जो है बहुत अच्छा उम्दा काम किया है, इसलिए मैं अपनी पूरी रिसर्च टीम को थैंक करता हूँ।
लेकिन अभिषेक, बाजार की अगर बात करें तो यहाँ पे रुख देख रहे कि अभी भी कंसोलिडेशन का ही है, ऊपर नीचे थोड़ा हुआ था, कल भी देखने मिला था। आज भी हमने शरद सुबह यही कहा था कि आज का दिन भी वैसे ही बीतेगा, कुछ अलग नहीं होगा। और आप देखिए अल्टीमेटली क्या 0.25% की भी गिरावट नहीं है। निफ्टी में जो 46 अंकों की आप कमजोरी देख रहे हैं ना, ये कमजोरी भी तब है जब रिलायंस अचानक से नीचे आया, लेके गया एक साथ, तो रिलायंस ने थोड़ा असर डाला। बाकी आईटी में थोड़ा कॉशियस अप्रोच हम देख रहे हैं। एचसीएल टेक 2% गिरा आज के सत्र में। टेक महिंद्रा, विप्रो, इन्फोसिस, इसमें कमजोरी रही। मेटल वाले शेयरों ने प्रेशर बनाने का काम किया। जहां से सपोर्ट रहा वो रहे कंजम्पशन वाले शेयर, और कुछ एनबीएफसी और ऑटो शेयरों ने बाजार को सपोर्ट करने का काम किया है। तो आज लगातार 8वां सत्र बाजार के लिए कंसोलिडेशन का ही रहा है। हालांकि अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखेंगे तो तस्वीर उतनी खराब नहीं थी। करीब 1350 शेयर तेजी के साथ बंद होने जा रहे हैं और करीब 1450 शेयर हैं आज, उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी। इंडिया विक्स थोड़ा सा ऊपर जरूर गया है और हालांकि अपने कंफर्ट रेंज में ही है, नीचे आया है इंडिया विक्स, करीब 2% गिरावट, और 12 के नीचे का भी इंडिया विक्स हम देख रहे हैं। तो और मार्केट को ये डल करेगा। देखिए जब 15 से लेकर 35 के बीच में जब इंडिया विक्स होता है, 15 के आसपास रहता है, तो बाजार में थोड़े से एक्शन बना रहता है। अब ये मार्केट को ना पूरी तरह से डल करके रखे हुए हैं। अब मे बी कि अब टैरिफ के मामले पर कुछ आए, वहां से फिर हम देखें इंडिया विक्स को ऊपर जाते हुए। नतीजे में अगर कोई निराशा हुई तो फिर शायद बाजार में निराशा और बढ़ेगी। बट ये कि हाँ, दायरे से जरूर निकलेगा। अगला 1-2 दिन कल से उम्मीद करके चलेंगे कि आज रात को या फिर कल तक ट्रेड डील के मसले पर कुछ न कुछ आ जाएगा और बाजार के लिए ट्रिगर का काम करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो अपने नतीजे बाजार को दिशा देने का काम करेंगे। कल शाम को टीसीएस के नतीजे आ जाएंगे। शरद कितने बजे आएंगे? टीसीएस के नतीजे मार्केट आज के बाद ही आते हैं, तो आप देख के चलिए अराउंड 340 to 420 के बीच, वो जो 3:30 से 4:30 के बीच आ जाएगा। ठीक है, 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में टीसीएस के नंबर आ जाएंगे बाजार बंद होती ही। तो आप ईटी नाउ स्वदेश पर बने रहिएगा, आपको उस पर राय भी मिलेगी। और डिजिटल अगर आप हमारे हैंडल्स को फॉलो करते हैं तो वहां पर पूरे के पूरे अपडेट आपको मिल जाएंगे कि किस तरह के नंबर्स आ रहे हैं टीसीएस के। बाकी परसों उसका विश्लेषण हम करेंगे। तो ये रही आज के बाजार की स्थिति। फार्मा को लेकर ट्रंप ने डराने की कोशिश की, लेकिन फार्मा पर आज हमने कोई खास उसका असर देखा नहीं। आज जो गिरने वाले शेयर रहे, गेल में गिरावट आई। हमने आपको बताया था हमारे एक्सपर्ट शरण लीलानी ने कि इसको शॉर्ट करना है, जो टारगेट दिए थे वो अचीव हो गए। 4% ये टूटा। मैक्स हेल्थ 4% टूटा। ब्रिगेड में हमने 4% की गिरावट देखी। यूनियन बैंक करीब 3.5-4% के आसपास गिरा। हिंद कॉपर वाली जो कंपनीज हैं, हिंद कॉपर हो गया, वेदांता हो गया, वहां पर हमने आज प्रेशर देखा 3 से 3.5-4% के आसपास का आज के सत्र में। जहां पर तेजी आज के सत्र में रही, इमामी में बड़ी अच्छी बाइंग आई है। कंजम्पशन में 6% चढ़ के शेयर बंद होने जा रहा है। गार्डन रीच में करीब 5.25% के आसपास की तेजी आज के सत्र में हमने देखी। आरबीएल बैंक एक और बढ़िया पिक रहा, 260 रुपए के आज हमने भाव देखे हैं आरबीएल बैंक में। और एमआरएफ के शेयर में भी आज के सत्र में हमने तेजी ठीक ठाक अच्छी खासी देखी है। तो बाजार का जो मूड रहा है मिला जुला रहा है, कोई एक सेक्टोरल ट्रेंड निकल के आ नहीं है। एमआरएफ शरद फिर से 1.5 लाख के पार। बिल्कुल, ये आंकड़ा बड़ा होते ही जा रहा है। अब 1 लाख के बारे में बहुत डिस्कस करते थे, अब देखिए यहाँ से भी 50% बढ़ गया, 1.5 लाख का हो गया है। ये 52 वीक हाई जो है 1,51,900 का, और आज 1,50,000 पार कर लिया। कहा तो भाव कई बार होता है 5,000 का, ये एक दिन में 5,735 रुपए चला है एमआरएफ का शेयर। कमाल ही हो रहा है। कितने जीरोस लगे हुए हैं बोर्ड पे, देखिए कितने सारे नंबर्स है। मतलब ये तो हैवी वेट है ना, मतलब पता नहीं ये स्प्लिट क्यों नहीं करते हैं, बोनस क्यों नहीं लाते हैं, क्या प्रॉब्लम है? लाना चाहिए। अभी बर्कशायर जो है इसका वैल्यू बनते जा रहा है, जिस तरह देख रहे हैं। एमआरएफ हो गया, हनीवेल ऑटोमेशन हो गया, 3M इंडिया हो गया, ये जो बड़े बड़े वो है ना मल्टीनेशनल्स, उनका तो समझ में आता है ये तो अपनी देसी कंपनी है, मद्रास रबर फैक्ट्री। तो कितने सालों से शेयर स्प्लिट का जो है एक्सपेक्टेशन रिटेल का। चलिए इसी के साथ इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया है। तपन जी, निमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और तमाम शेयरों पर अपनी बहुत ही वैल्यूएबल राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। फिलहाल शरद को और मुझे दीजिए आप इजाजत। एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रशांत आपके कराएंगे कल की तैयारी। आपके जाइएगा नहीं। नमस्कार।